तो मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो आज की TIR पार्ट 2 में हम शुरुआत एक न्यूमेरिकल से करते हैं। न्यूमेरिकल करवाने से पहले मैंने आपको एक छोटा सा रिवीजन करवा देता हूँ जल्दी से, कि अपन ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था रिवीजन के नाम पे। बहुत छोटा सा रिवीजन करवा रहा हूँ, बस 3 चीज पढ़ी थी एक्चुअली में हमने, कि भाई क्या बोला था कि TIR क्या होता है। TIR क्या होता है कि जैसे जैसे हम क्या करते हैं, अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते रहते हैं, एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। जिस पॉइंट पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री के बराबर होता है, उस पॉइंट पे जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल देते हैं। ठीक है, बहुत छोटे में लिखवा रहा हूँ, ऐसे उसको लास्ट क्लास में अच्छे से बताया, आप लोगों ने पढ़ाया भी होगा। दूसरी बात, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपकी जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम करना शुरू कर देगी और वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होंगे। ठीक है, रिफ्लेक्शन होने की वजह से क्या होता है, चमक होती है। अब क्या हुआ कि इसको अगर मैं देखूं, मैंने बोला था कि साइन आईसी यानी आईसी की वैल्यू अगर निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे, साइन आईसी करके निकालोगे। अगर आपको आईसी की वैल्यू यानी क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू निकालनी तो आप कैसे निकालोगे, साइन आईसी इज इक्वल टू म्यू 2 बाय म्यू 1 जो फॉर्मूला होता है वो रखोगे। लेकिन बात ये याद रखना हमेशा कि आपको 2 म्यू दे दिए तो जल्दी आंसर निकालने के लिए क्या करना है आपको, अगर आप ऐसे रखोगे तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। लेकिन आप याद करने के लिए मैं छोटा तरीका क्या होता है आपको, कि म्यू छोटा अपॉन म्यू बड़ा, ये याद रखो। कोई डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, बस इससे सीधे सीधे आपकी आईसी की वैल्यू आ जाएगी निकल के। बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा पहली बात तो TIR कहाँ से कहाँ होता है, जब डेंसर से रेयर मीडियम जाती है तो आपका TIR होता है। उसके बाद मैंने बताया था आपको सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस, एक सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस बताया था, शॉर्ट में लिख रहा हूँ जो कल हमने पढ़ चुका है। उसमें क्या बताया था, मैंने बताया था उसका आपको रेडियस निकालने को पूछा था। रेडियस कैसे निकालते हो आप, आपको मान लो कि एक वो दे रखा है, कंटेनर दे रखा है जिसकी हाइट है आपकी h। एक बच्चे ने आज निखिल ने एक डाउट पूछा था आपके उस पे चैनल सर ग्रुप पे, डिस्कशन ग्रुप पे, कि कौन सा पार्ट है जिसमें से लाइट चली जाएगी या इमर्ज हो जाएगी। इमर्ज का होता है निकल जाना। तो साफ सी बात है कि इतने पार्ट में क्या हो रहा है, TIR कहाँ होगा, TIR इसके बाद होगा, क्योंकि यहाँ का एंगल IC माना था, तो इसके बाद TIR, अगर इसके बाद TIR हो रहा है, इसका मतलब इसके बाद लाइट बाहर नहीं निकलने वाली। तो लाइट कौन से एरिया में बाहर निकलेगी, लाइट सिर्फ इस वाले एरिया में बाहर निकल के आएगी, इसके बाद वाले एरिया में लाइट बाहर नहीं निकलेगी, तो इस वाले एरिया में बाहर निकल के आएगी। तो हमें एक्चुअली उसने और कुछ नहीं, इनडायरेक्टली आपसे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस पूछा था। और अगर एक बात बता दो तो वो NCERT का क्वेश्चन है एक्चुअली में। तो उसका फिर उसका वो क्या हो जाता है, क्या कहते हैं, मैंने बताया था H है, तो उसका फॉर्मूला क्या निकल के आर कैसे निकाल सकते हैं। तो मैंने बोला था वो सिंपल सा तरीका है कि आप ट्राइंगल बनाई कर सकते हो। ऐसे ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, यहाँ से ऐसे हाइट डाल दी और ट्राइंगल बना दिया, ये H हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ये वाला IC निकल के आया था। ठीक है, और ये R मुझे निकालना था, जो हर बच्चा बता सकता है कि इसकी वैल्यू निकल के आई थी H10 IC निकल के आई थी। अब IC कहाँ से लेके आऊंगा, उसके लिए क्या करना है, साइन IC का फॉर्मूला तो बताइए। साइन IC का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है यहाँ से बड़ा अपन छोटा, या फिर इससे निकाल सकते हो, बड़ापन छोटा सा निकाल सकते हो। ठीक है, एक बार साइन आईसी निकाल लिया, फिर आईसी निकाल लोगे, आईसी को यहाँ पुट करोगे, वहां से आर आ जाएगा। आपसे एरिया भी निकलवा सकता है कि एरिया क्या होगा, तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें कोई बड़ी वाली बात है नहीं, ऐसा कुछ कर दिया। तो एक काम करते हैं, इस पे आई हुई एक प्रॉब्लम है, IIT में आई हुई प्रॉब्लम है, उसको कर लेते हैं एक बार। सुनो, बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है, क्या है सुनो। आपको बोला गया फाइंड द, कई बार ऐसा होता है कि आप डायरेक्टली नहीं बोलता कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस निकालना है, आपको इनडायरेक्टली कुछ और तरीके से बोलता है। फाइंड द एरिया ऑफ, कोई एंटर कर रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ब्राइट पैच ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। ठीक है, ये तरह आपको दे रखा है, और इसका जो म्यू है वो म्यू आपको मैंने अलग से देता हूँ। और इस सवाल में आपको म्यू, इसका इस लिक्विड का जो म्यू है वो दे रखा है आपको √2। बोला था फाइंड द एरिया ऑफ ब्राइट पैच ऑफ द सरफेस ऑफ लिक्विड। ठीक है, बस इतना दे रखा है, और आपको बोल रखा है कि आपका ये है लिक्विड, ध्यान देना, ये है लिक्विड, और जो आपका ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ पे कहीं पे रखा है, जो बल्ब है, ऑब्जेक्ट है, जो भी है, और वो यहाँ से कितनी हाइट पे रखा है, वो यहाँ से रखा है आपकी कुछ 1 मीटर की हाइट पे रखा है। आपसे बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ब्राइट पैच। अब बच्चे कंफ्यूज थे, ब्राइट पैच का क्या मतलब है। ठीक है, तो ब्राइट पैच का मतलब कहाँ चमक होगी, चमक कहाँ होती है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस को होता है। उसने सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस ना बोल के आपसे एरिया ऑफ ब्राइट पैच पूछ दिया। तो बताओ क्या आंसर होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ क्या होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, NCERT में भी पूछा गया क्वेश्चन, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जल्दी बताओ क्या आंसर होगा, एरिया निकाल के बताना मुझे।
पाई की जगह 3.14 वो सब रखने की जरूरत है, अगर रखना चाहते हो रख दो, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। पाई है तो पाई बोल दो बस, आंसर अगर है तो ऐसा कुछ, मतलब ट्राई करो। क्या करना पड़ेगा, पहले रेडियस निकालना पड़ेगा इसका, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस का रेडियस निकालना पड़ेगा। रेडियस निकाल लोगे उसके लिए आईसी निकालना पड़ेगा, आईसी निकाल लोगे रेडियस आ जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। करो कोशिश, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो मैं एक बात यहाँ पे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जितने बच्चों ने भी जवाब दिए हैं उनमें से एक बच्चे का आंसर सही है ठीक है, एक बच्चे का आंसर सही है, तो तृप्ति तो गलत हो गई, ठीक है, मीनूज भी गलत हो गई, क्योंकि आप दोनों लोगों ने आंसर दिया ना सेम। अब सुनो, आशीष जी ने भी 2 आंसर दे दिया, चलो वेरी गुड, आंसर दिया मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तुम गलत दो सही दो सेकेंडरी है, ठीक है। सुनो क्वेश्चन करते हैं। तो देखो यार, ये आपसे बोल रहा है एरिया ऑफ ब्राइट पैच, एरिया ऑफ ब्राइट पैच का मतलब वो इनडायरेक्टली आपसे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस पूछा है, जितना पार्ट चमक रहा है, तो चमकेगा क्या पार्ट, जो यहाँ पे आपका जो टॉप सरफेस पे आपका जो सर्कल बनता है वही चमकेगा, क्योंकि उससे लाइट रिफ्लेक्ट कर देगी यहाँ से, इतना ही पार्ट चमकेगा, बाकी पार्ट चमकेगा नहीं। तो आपसे इनडायरेक्टली तुमसे एरिया ऑफ इल्यूमिनेंस पूछ रहा है, एरिया ऑफ सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस पूछ रहा है। अब एरिया सर्कल बनता है, अगर सर्कल बन रहा है तो उसका रेडियस भी निकालना पड़ेगा। रेडियस का फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ, वरना आप निकाल सकते हो, रेडियस का निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। कैसे निकालते हो सर, यहाँ पे आपका बनेगा आईसी, ये तो बता चुके हैं कई बार। यहाँ बने, ये बनता है आपका आईसी, कैसे बनता है ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ढंग से खुद पढ़ के आना। ये हो गया एच, जिसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 1 दे रखी है, और यहाँ पे हो गया आर, तो मेरा मेन काम है आर निकालना, तो आर क्या हो जाएगा आपका एच 10 आईसी। अब इसमें गड़बड़ी हो रही है कि मुझे 10 आईसी नहीं पता, उसके लिए मुझे आईसी निकालना पड़ेगा। आईसी निकालने का तरीका क्या है सर, वो होता है आपका म्यू बड़ा अपन छोटा। देखो अगर कुछ नहीं दे रखा तो आप एयर मानते हो बाहर, और ये लिक्विड है, ठीक है, तो साफ सी बात है कि मत सोचो एयर, मत सोचो लिक्विड, सिंपल बड़ा कौन छोटा, बड़ा कौन है आपका, सॉरी छोटा कौन बड़ा, छोटा हमेशा एयर का होता है 1 होता है, बड़ा कौन सा होता है, दूसरा हो जाएगा √2। अब साइन की क्या, आईसी की क्या, आईसी क्या निकल के आएगा यहाँ से, आईसी 45 निकल के आ जाएगा, राइट। अगर बहुत सिंपल क्वेश्चन था वैसे ये, आईसी 45 निकल के आ गया, अगर इस आईसी को उठा के मैं यहाँ पटक देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से आप रेडियस क्या निकालोगे सर, रेडियस विल कम आउट टू बी, रेडियस विल कम आउट टू बी H10, H कितना है 1, 1045 की वैल्यू हर कोई जानता है, रुचि जी ने अभी आंसर वापस चेंज करके दिया है 1.57, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1045 की वैल्यू सब जानते हैं बच्चा 1 होती है। आर की रेडियस की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, 1 मीटर। अबे क्या कर रहे हो, तुम्हें एरिया ऑफ सर्कल निकालना आता क्या, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई रख दिया, 1 रख दिया, स्क्वायर कर दिया, तो इसका आंसर पाई ही निकल के आएगा मेरे बाल को, या तो पाई बोलो या 3.14 बोलो, पाई बोलो या 3.14 बोलो। जो लोग बोल रहे हैं 1.57 वो 3.14 का आधा बोल रहे हैं, पर क्यों बोल रहे हैं मेरे सामने ये नहीं आ रहा, उन्होंने आधा कहाँ लगा दिया, पहले तो ये होता, उन्होंने आधा कहाँ लगा दिया। हाँ तो हैप्पी जी आपका सही था, बाकी सब क्या गलत है, मैंने क्या ही गलतियां कर रहे हो। मैंने कहा था ना, आप में सिर्फ एक बच्चा सही था, आंसर 2-3 बच्चों के सेम भी आए हैं और वो भी गलत है। अरे समझ में आया नहीं आया, जिनकी गलती आई है, जिन्होंने अलग अलग आंसर दिए, क्या उनके आंसर समझ में आए, क्या गलती कर रहे हो, ठीक है, गलती क्या कर रहे हो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। पहली बात तो हमेशा याद रखना, गलती नहीं समझे तो पढ़ना बेकार है, फिर तो मेरे से क्या दुनिया में किसी भी टीचर से पढ़ लो बेकार है, अगर गलती तुम्हें समझ में नहीं आती तो। चलो, एक यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन बनता है, मैं उसको क्वेश्चन के फॉर्म में पढ़वा रहा हूँ, पर है वो एक्चुअली में कॉन्सेप्ट, ठीक है, बहुत प्यारी चीज है, मैं इसको पढ़ा क्वेश्चन के फॉर्म में रहा हूँ, पर वो है क्या, वो है एक्चुअली में आपका कंसेप्ट है, ठीक है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ये देखो जो व्हाइट लाइट होती है उसमें कितने रंग होते हैं, जब यहाँ बैठा हर बच्चा जानता है कि व्हाइट लाइट में 7 कलर होते हैं, विबग्योर जिसको हम बोलते हैं, जिसका एक एक्सट्रीम एंड वॉयलेट होता है और एक एक्सट्रीम एंड आपका रेड होता है, ठीक है। अच्छा आपको पता ही है तो इतना बता दो कि, अच्छा ऐसे मजे के लिए पूछ रहा हूँ, मुझे पता है कि आपको पता है, लैम्डा किसका मैक्सिमम होता है, लैम्डा किसका, अगर मैं रेड लिखूं और यहाँ वॉयलेट लिखूं, क्योंकि इन दोनों के बीच में ही होगा जो भी होगा, ठीक है, किसका ज्यादा होता है, रेड का कि वॉयलेट का, सही है साथ, क्या रेड का वर्ड ज्यादा, बिल्कुल ज्यादा होता है, समझता हूँ रेड का जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा होती है, तो मैं अभी सिर्फ दोनों के बीच में कंपैरिजन कर रहा हूँ। अगर इन दोनों के बीच में कुछ कंपैरिजन कर लिया, सही है, अगर इन दोनों के बीच में कुछ कंपेयर कर लिया तो सब बाकी सब तो बीच में आएंगे ना, मेरे बीच में आने का मतलब कि आप जानते हो ऐसे लिखता हूँ वेव ग्योर,
ठीक है। तो मैंने बोला अगर लैम्डा अगर इसका मैक्सिमम है इसका मिनिमम है तो ऐसे बन जाएगा आपको सबके बीच में साइन। तो मैं हमेशा कंपेयर आपके एक्सट्रीम के बीच में करता हूँ, बाकी सब तो बीच में घुस जाएंगे। ये वाली बात है। अब कोई बच्चा यार दिमागदार है तो मुझे बताओ रेड का वेवलेंथ कितनी होती है। मैंने कहा था याद करना है, एक लिमिट बताई थी मैंने कि लाइट, क्योंकि रेड और वेवलेंथ दोनों लाइट का पार्ट होते हैं, तो रेड की वेवलेंथ कितनी होती है मैंने याद करने के लिए बोला था। याद करो तो मैंने कहा था ऑप्टिक्स क्या है, लाइट की स्टडी होती है, और लाइट किसी एक रेंज होती है वेवलेंथ की। लाइट की एक वेवलेंथ होती है, कितने से कितने में के बीच में होती है। तो यहाँ पे एक मैक्सिमम होगा अगर वेवलेंथ और यहाँ मिनिमम होगा। तो मैं साफ सी बात, मैक्सिमम किसकी होगी, रेड की होगी, और मिनिमम किसकी होगी, आपकी वॉयलेट की। तो बच्चा बताया कोई कि यहाँ पे रेड की क्या होती है वेवलेंथ, जल्दी बताओ। 680। अमन नहीं, तुम कुछ ज्यादा एक्यूरेट जा रहे हो, इतना एक्यूरेट से मत रखो कुछ। मैंने एक रेंज बताई थी। अर्शी जी का आंसर 700, वेरी गुड अर्शी, सही आंसर, बिल्कुल सही जवाब। मैंने आपको बताया था कुछ 300 नैनोमीटर से, आप यूनिट भी बताना चाहिए थी वैसे आपको, 700 नैनोमीटर, या मैंने बोला कभी कभी 300 को 400 भी लिख देता है, उसमें लड़ाई नहीं करनी है आपको, या कभी कभी 800 लिख देता है, पर अगर कुछ नहीं बोला गया तो आप इसको 400 से 700 या 300 से 700 भी मान सकते हो। रेड की अगर बात करें तो क्या होती है आपकी 700 नैनोमीटर होती है, ठीक है, मैक्सिमम होती है। आप सुनो, तो इसकी इसकी होगी क्या 700 नैनोमीटर, कुछ कुछ 800 भी लिख देते हैं, 680 भी ठीक है अमन तुम्हारा, पर यू नो कुछ ज्यादा एक्यूरेट हो रहे हो तुम, बिल्कुल सही आंसर है अमन, कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी क्या हो जाएगी 300 या 400, ठीक है, कोई 300 लिखता है कोई 400 लिखता है, तो उसमें कोई लड़ने वाली बात नहीं। जो आपके ऑप्शन मिलेंगे वो 300 400 के पास मिलेगा, एक ऑप्शन मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा तीनों दोनों मिल जाएंगे, 300 और 400 दोनों नहीं मिलेंगे। अब सुनो, क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन ये आता है कि मैं मान लो क्या किया कि एक सरफेस ली ऐसे, ठीक है, नीचे पानी है, लिक्विड है, जो भी है, और ऊपर है, ऊपर एयर है, ये तो पक्का है। और मैंने क्या किया, मैंने इस सरफेस पे आपकी रेड लाइट भेजी, इस सरफेस पे रेड लाइट भेजी, ठीक है, ठीक है। और सेम सरफेस पे क्या किया, आपके दूसरी जगह पे लेकिन एक वॉयलेट लाइट भेजी, दूसरी सरफेस मैंने क्या किया, आपकी एक वॉयलेट लाइट भेजी। सवाल ये आता है कि इनमें से TIR किसका पहले होगा। सवाल आपने सुना भी होगा कई बार कि which of them shows TIR first। बाकी के बारे में इसलिए नहीं बोला क्योंकि ऑब्वियसली बाकी तो सब इनके बीच में ही लाई करती हैं, जो भी होगा इनके बीच में। तो बात है कि अगर मैं रेड लाइट को भेज रहा हूँ, वॉयलेट लाइट को भेज रहा हूँ, इनमें से किसकी क्षमता ज्यादा है TIR करने की, या क्षमता ज्यादा है से मेरा मतलब है कौन पहले TIR शो करेगा, कौन बाद में करेगा। अब ऐसा होगा ना, TIR कैसे होता है कि आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते हो एक पॉइंट ऐसा होता है जहां पे TIR हो जाता है। तो सवाल ये है कि जब मैं दोनों लाइट को टेढ़ा करूंगा, मान लो मैं वॉयलेट लाइट को भी टेढ़ा कर रहा हूँ और उसको भी टेढ़ा कर रहा हूँ, दोनों लाइट को मैं टेढ़ा कर रहा हूँ, इस तरह समझो। मान लो ये आपकी रेड लाइट है और ये आपकी वॉयलेट लाइट है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, आपका इस रेड लाइट को भी इतना घुमाता हूँ, इसको भी ऐसे घुमाता हूँ। एक पॉइंट ऐसा आएगा ना कि इनका क्रिटिकल पॉइंट आएगा। अगर क्रिटिकल पॉइंट आएगा तो किसका क्रिटिकल पॉइंट पहले आएगा, जिसका क्रिटिकल पॉइंट पहले आ जाएगा उसका TIR पहले आ जाएगा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या इसमें से क्रिटिकल पॉइंट पहले किसका आएगा, रेड का आएगा, वॉयलेट का आएगा, या दोनों का साथ में आता है, या कुछ नहीं कह सकते, मुझे नहीं पता, ठीक है। मुझे तो पढ़ाओ सर, आपने पढ़ाने की बात की थी, पढ़ाऊंगा तो मैं हूँ क्या। सवाल मन में आता है ना, अभी तक जो भी हम समझ रहे हैं वो एक व्हाइट लाइट के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। और अगर कंपैरिजन आ जाए तो क्या करेंगे, तो सुनो कैसे करेंगे। तो इसके लिए पहली बात तो इसके लिए कंसेप्ट चाहिए, इसके लिए कंसेप्ट चाहिए। क्या होता है वो कंसेप्ट, सुनो। सवाल ये है आपके सामने, सवाल ये है आपके सामने कि रेड लाइट और वॉयलेट लाइट को मैं भेजता हूँ किस सरफेस पे आपके, तो मुझे ये पूछना है कि अगर रेड लाइट जाए वॉयलेट जाए तो कौन पहले TIR शो करे। तो जिसका क्रिटिकल एंगल पहले आ जाएगा, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूँ, जिसका क्रिटिकल एंगल पहले आ जाएगा, मैं दोनों का एंगल बढ़ा रहा हूँ ना, जिसका क्रिटिकल एंगल पहले आ जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट पहले आ जाएगा, वो TIR शो कर देगा पहले। अच्छा सर, पहले क्रिटिकल पॉइंट आने का मतलब ये है कि जिसका क्रिटिकल पॉइंट या जिसका IC, जिसका क्रिटिकल एंगल छोटा होगा, क्या उसका TIR पहले हो जाएगा। साफ सी बात है, दोनों के एंगल बढ़ा रहा हूँ, ये बात समझ में आ रही है तो बीच में हाँ या ना करते रहना, हाँ यस नो लिखते रहो, ये इंपॉर्टेंट चीज है। जिसका क्रिटिकल एंगल छोटा होगा, ये वाला एंगल, जिसका क्रिटिकल एंगल छोटा होगा, क्या उसका TIR पहले हो जाएगा। साफ सी बात है, क्यों, क्योंकि सर TIR होने के लिए क्या चाहिए, TIR होने के लिए आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका बराबर होना चाहिए, मिनिमम बराबर होना चाहिए आपके क्रिटिकल एंगल के। अगर किसी का क्रिटिकल एंगल छोटा है, इसका मतलब उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत जल्दी क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाएगा, तो उसका TIR भी इतना जल्दी हो जाएगा। तो ये वाली बात आपको समझना चाहिए। तो मैं कुछ फैक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ,
इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो, इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखना। मैं लिखता हूं जिसका, इन दोनों लेटर में जिसका आईसी छोटा उसका टीआईआर पहले होगा। आ गई बात समझ में? ठीक है, अब सुनो, अब ये वाली बात सबको समझ में आ गई, जिसका आईसी छोटा उसका टीआईआर पहले होगा। ठीक है, अब बात करते हैं आईसी कहां से निकालेंगे सर। तो देखो आईसी निकालने का तरीका क्या होता है, आईसी निकालने का तरीका होता है साइन आईसी इज इक्वल टू क्या, म्यू छोटा अपॉन म्यू बड़ा। अब एयर है तो एक तो पक्का एयर ही छोटी होती तो 1 अपॉन क्या म्यू लिखता हूँ, किसी का भी होगा म्यू होगा वो, ठीक है, 1 अपॉन म्यू लिख दिया। अब बात ये है कि आईसी छोटा कब होगा। अब आईसी तुम्हारा किस पर डिपेंड कर रहा है, आईसी तुम्हारा म्यू पे डिपेंड कर रहा है। आईसी किस पे डिपेंड कर रहा है, आईसी म्यू पे डिपेंड कर रहा है। अब मैं यहां से क्या बात पूछता हूं, यहां से पूछता हूं कि जिसका म्यू बड़ा उसका आईसी छोटा, इतना भी तुम देख के बता सकते हो ना आराम से। जिसका म्यू बड़ा उसका आईसी छोटा, क्यों ऐसा, देखो ना साइन आईसी ऊपर लिखा है, ये नीचे लिखा है, तो दोनों इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए ना एक तरह से। अगर मेरा म्यू बढ़ेगा तो मेरा आईसी क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो उल्टा लिख दिया मैंने, ये जिसका म्यू बड़ा उसका आईसी छोटा होगा, तो मुझे छोटे बात करनी है। और जैसे ही आपका जिसका म्यू छोटा होगा उसका आईसी क्या होगा, उसका आईसी बड़ा होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर समझ जाओ तो मजा आ जाए। उसका आईसी छोटा होगा तो मुझे छोटे पे बात करनी है। ठीक है सर, अब बात ये है, अब एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आ रहा है और वो सुनो क्या है, वो है तुम्हारा काउचीज फॉर्मूला। वो है तुम्हारा काउचीज फॉर्मूला। क्या सर ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपके रेड लाइट के लिए अलग म्यू हो, रेड लाइट के लिए अलग म्यू हो और आपका वॉयलेट लाइट के लिए अलग म्यू हो, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या। आंसर है हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। काउची का फॉर्मूला इसी बात है, आपको काउची का फॉर्मूला याद नहीं करना है, उसका जो मेन रिजल्ट आने वाला है ना वो समझ सुनना। काउची का फॉर्मूला बोलता है कि म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लेमडा स्क्वायर, जहां पे लेमडा क्या है वेवलेंथ है, म्यू क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और ए और बी क्या है, ए और बी तो आपको कांस्टेंट है, कोई मतलब वाली बात नहीं है उनसे। ठीक है, क्या बोलता है काउची का फॉर्मूला, बोलता है कि म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी बाय लेमडा स्क्वायर होता है, एक रिलेशन है ये, तुम्हें याद नहीं करना। मेन मुद्दा यहाँ से ये समझना है तुम्हें कि अगर मेरा लैम्डा घटेगा तो मेरा म्यू बढ़ेगा, ये वाली बात याद रखना। देख सकते हो ना कैसे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है तुम्हें कि यहाँ पे अगर मैं म्यू लैम्डा को कहाँ गया, अगर मैं यहाँ पे लैम्डा को घटाता हूँ, इस लैम्डा को घटाता हूँ तो लैम्डा स्क्वायर नीचे क्या करेगा, घटेगा। अगर नीचे घटेगा तो ये पूरा नंबर क्या करेगा, अगर डिनोमिनेटर कम होता है तो नंबर क्या होता है, बढ़ जाता है। अगर ये बढ़ गया तो म्यू भी क्या करेगा, बढ़ेगा। बस ये रिलेशन याद नहीं करना तुम्हें, ये चीज पता होनी चाहिए बस कि लैम्डा और म्यू क्या होते हैं, एक दूसरे का उल्टा काम करते हैं। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं बोलूंगा और उल्टा बोलूंगा एक दूसरे का, कि जहां पे लैम्डा कम होता है वहां पे म्यू क्या होता है, बढ़ाना होता है। ठीक है, अब इन तीनों चीजों को मतलब इसको, इस लाइन को और इस लाइन को मैं तीनों को एक साथ मिला के लिख रहा हूँ, समझना। मैं क्या बोलता हूं कि अगर मेरा लैम्डा कम होगा तो मेरा म्यू क्या होगा, म्यू मेरा ज्यादा होगा, राइट। अगर मेरा लैम्डा कम होगा तो मेरा म्यू क्या होगा, मेरा म्यू ज्यादा होगा। सिमिलरली मैं क्या बोल सकता हूँ आपका, अगर म्यू ज्यादा होगा तो मेरा आईसी क्या होगा, कम होगा। अब मुझे बताओ ये वाला स्टेटमेंट आपके समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि ये स्टेटमेंट समझ में नहीं आया तो जितना पढ़ाया सब बकवास है अभी तक। ये वाली चीज समझ में आई नहीं आई, ये मैंने तीनों इससे इस लाइन से इस लाइन से और इस लाइन से मिला के मैंने ये बात लिखी है, समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि लिखना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है इस बात को। आया कि नहीं आया, ठीक है। और बच्चों क्या आ रहा है, बताओ बताओ तो जल्दी से टाइप करके मुझे बताओ, क्योंकि जरूरी है मेरे लिए समझना कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या ये जो मैंने आखिरी लाइन लिखी है कि लैम्डा घटेगा म्यू बढ़ेगा और आईसी घटेगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर ये लाइन समझ में नहीं आई तो क्वेश्चन करना बेकार है। और इसी लाइन को समझाने के लिए पूरा क्वेश्चन कराया है, सुनो। ठीक है, और मैंने आपके एक और लाइन, इसके आगे एक और लाइन लिख दी, क्या अगर लैम्डा घटेगा म्यू बढ़ेगा आईसी घटेगा तो क्या टीआईआर पहले होगा, टीआईआर पहले होगा। ये लाइन भी साथ में बोल सकता हूँ ना, कैसे, तो मैंने बोला था जिसका आईसी छोटा होगा उसका टीआईआर पहले होगा, आईसी छोटा टीआईआर पहले होगा। अब म्यू बढ़ेगा तो आईसी घटेगा, म्यू बढ़ेगा, यहाँ पे लाइन की म्यू बढ़ेगा तो आईसी घटेगा। यहाँ आखिरी में क्या लिखा है, लैम्डा घटेगा तो म्यू बढ़ेगा, लैम्डा घटेगा तो म्यू बढ़ेगा। ये सारी लाइनें मैंने चारों की चारों बातें यहाँ पे आपके इंक्लूड कर दी हैं। अब इसमें से मैं अपना रस निकालता हूँ, मेरे जो मेरे काम का है, ये पूरी चीज आपको पता होनी चाहिए, पूरी चीज हमेशा याद रखना। ये जो पूरा बना दिया मैंने ना, ये याद रखना हमेशा, ये एक तरह से सार है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का समरी है। अब हम क्वेश्चन पे वापस लौट के आते हैं।
क्वेश्चन में बोला कि वॉयलेट और रेड में से कौन पहले टीआईआर करेगा, तो मैं इससे अपना समराइज निकालता हूँ, एक पॉइंट निकालता हूँ कि जिसका लैम्डा कम होगा क्या उसका टीआईआर पहले होगा। क्या इसे पूरा जो निचोड़ निकला है वो निकला है, जिसका लैम्डा कम होगा उसका टीआईआर क्या होगा, पहले होगा। अब बच्चा बच्चा जानता है कि लैम्डा किसका कम होता है, सर लैम्डा मेरा वॉयलेट का कम होता है। वॉयलेट का लैम्डा, सॉरी जो लैम्डा है वॉयलेट का लैम्डा कम, तो वॉयलेट का टीआईआर पहले होगा। आई नहीं आई बस समझ में? आप लोगों ने आंसर किया था, कई बच्चों ने यहाँ पे आंसर किया था कि रेड का पहले टीआईआर होगा, तो वो आंसर गलत है। वॉयलेट का टीआईआर पहले होगा। वॉयलेट का, क्योंकि वॉयलेट का लैम्डा कम, अगर वॉयलेट का लैम्डा कम तो वॉयलेट का आईसी भी क्या होगा, कम होगा। तो क्या होगा, वॉयलेट का लैम्डा कम। सर ये V इज इक्वल टू एफ लैम्डा वाला फॉर्मूला भी लग सकता है, वो भी लग सकता है। वो कैसे लगाओगे, वो कैसे लगाओगे? अच्छा तुम वो कहना चाह रहे हो कि म्यू इज इक्वल टू वो होता है V2, हाँ वो भी कह सही है, वो भी कह सकते हो, सही है, उसमें कोई गलती नहीं है, वो भी कह सकते हो। पर एक्चुअली V इज इक्वल टू एफ लैम्डा लगाना गलत है। गलत इसलिए है कि क्योंकि वो पूरी लाइट के लिए लगता है, एक रे के लिए नहीं, एक 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 पार्ट के लिए नहीं लगता है, वो पूरी लाइट वेव के लिए लगता है, एक पार्ट के लिए नहीं लगता है वो। और वो वेव नेचर के लिए लगता है कभी, वो ऐसे नहीं लगता है, इन सब के लिए लगता है। वो वेव नेचर जब दिखाना होता है ना, लाइट आपको पता होगा लाइट रे क्या होती है, लाइट एक आपकी वेव भी है और एक पार्टिकल भी है। लाइट एक वेव भी है और एक पार्टिकल है, तो वो वेव के लिए हम उसको लगाते हैं, उसको हम वेव ऑप्टिक्स, इस फॉर्मूले को हम वेव ऑप्टिक्स में ज्यादा महत्व देंगे ना कि यहाँ पे। ठीक है, बाकी आपको आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया, सबको समझ में आया। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, और आज के बाद याद ही कर लेना, क्वेश्चन कई बार एग्जामों में अलग अलग तरीके से पूछा गया है, किसका पहले होता है किसका बाद में होता है। सवाल कई बार ऐसे पूछ लेता है, सवाल कई बार ऐसे पूछ लेता है कि भाई येलो और वॉयलेट में किसका पहले होगा, रेड और येलो में किसका पहले होगा। तो आपको पता है ये लैम्डा को साथ दिमाग, जिसका लैम्डा कम उसका टीआईआर पहले। तो कुछ भी क्वेश्चन देते आपको कर सकते हो। इसमें एक बहुत बेहतरीन वाला क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, मुझे मिल जाए बस वो, तो मैं आपको करवा दूं अभी। ठीक है, पर उसको करवाने से पहले चलो एक काम करते हैं, एक सिंपल क्वेश्चन से उठाते हैं, फिर देखते हैं आपको कितना आ रहा है। देखो टीआईआर जो मेरे काम का था वो खत्म हो चुका है, अब हम क्वेश्चन करेंगे। बहुत जो भी यहाँ पे बच्चों आप क्वेश्चन करने आ रहे हो ना, हर क्वेश्चन से कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको। पहला वाला क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा आसान है, पर इसके बाद जो भी क्वेश्चन आने वाला है ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इनको टॉप कोई भी टीचर हो कोई भी किताब हो, ये वहां पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए हैं और कई बार पूछ ले जाएंगे, कोई नई वाली बात है नहीं। ठीक है, वो टॉपिक की तरह ही मान के चल सकते हो उसको। क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने, फाइंड द मैक्सिमम एंगल दैट कैन बी मेड इन अ ग्लास, दैट कैन बी मेड इन अ ग्लास मीडियम, दैट कैन बी मेड इन अ ग्लास मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है 1.5। बहुत ही गंदी राइटिंग आ रही है पर आप लोग समझ जाओगे। ग्लास मीडियम फॉर इट्स स्पार्क। स्पार्क का मतलब है कि उसको ब्राइट चमकाना है हमें, और कुछ नहीं। स्पार्क का मतलब है कि हमें किसी ग्लास मीडियम को चमकाना है। अगर ग्लास मीडियम को चमकाना है तो उसका सिंपल सा मतलब है, अगर मुझे ग्लास मीडियम को चमकाना है इसका मतलब क्या है, मुझे टीआईआर करवाना है। ठीक है, देखो मैं एक चीज आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ क्योंकि वो पढ़ाने लायक नहीं है, एग्जाम में उसके बारे में ज्यादा पूछता नहीं है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये एनसीईआरटी वाली बुक में है, आप उसको एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे, क्योंकि इसको मेरा मेरा पढ़ाना कोई काम का नहीं है, क्योंकि आपके किसी एग्जाम में नहीं पूछता है। आप एनसीईआरटी में इसको पढ़ लेना। एक चीज होती है मिराज, मैं जल्दी से बताता हूँ क्या होता है मिराज। मिराज होता है डिल्यूजन, होता है डिल्यूजन का मतलब है कि धोखा, आंखों का धोखा। क्या होता है मिराज, अगर आप बहुत ही सैंडी एरिया में जा रहे हो या सैंड में चल रहे हो, बहुत दूर से, अब क्या होता है, अब यार बहुत गर्म रोड को देख रहे हो, तो कभी गर्म रोड को देखना, तो आप बहुत दूर खड़े हो मान लो, तो आपको बहुत गर्मी पड़ रही है, तो आपको दूर है ना एक पानी पानी जैसा एहसास होगा, बहुत दूर पानी पानी एहसास होगा। जबकि जब तुम पास चले जाओगे उस एरिया के तो तुम्हें पानी नहीं दिखेगा। वो क्या हो रहा है, बहुत दूर कहीं पानी था, रिफ्रैक्शन की वजह से, टेम्परेचर चेंज होने की वजह से आपका म्यू चेंज होता है, म्यू चेंज होने की वजह से क्या होता है आपका, म्यू चेंज होने की वजह से आपका जो टीआईआर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो टीआईआर की वजह से आपको क्या लगता है कि वहाँ पानी जगह पानी यहाँ होता ही नहीं है, पानी कहीं यहाँ पर है, पानी कहीं यहाँ दूर है, पर क्या होता है वहाँ, उसको हम ओएसिस बोलते हैं।
लेकिन TIR होने की वजह से क्या होता है कि आपको पानी कुछ यहाँ दिखाई पड़ता है। ठीक है, और भी इसके एग्जाम्पल है। इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो है डायमंड। डायमंड की स्पार्कलिंग, तुमने कभी ध्यान दिया होगा डायमंड को हम इस तरह जब उसकी कभी ड्राइंग करना चाहते हैं तो हम हमेशा उसकी डिजाइन इस तरह से बनाते हैं। कभी तुमने ध्यान दिया हो डायमंड की कभी भी हम ड्राइंग बनाते हैं तो इस तरह से ड्राइंग बनाते हैं। यही क्यों ड्राइंग बनाते हैं, ऐसी कटी पिटी से ड्राइंग क्यों बनाते हैं पिरामिड शेप से? क्योंकि इसके कटने पिटने का एक रीजन है। इसके कटने पिटने का रीजन क्या रीजन है? अगर सिंपल आप डायमंड ले लो ना, उतना चमकता नहीं है। डायमंड चमकता नहीं है, लेकिन उसको तराशना पड़ता है, उसको घिसना पड़ता है, उसको उस एंगल बनाने पड़ता है, तब वो चमकता है। क्यों चमकता है? क्योंकि आपने उसके अंदर इस तरह से एंगल बनाया कि कोई भी लाइट जब उसके अंदर एंटर करेगी, जब यहाँ टकराएगी तो यहाँ TIR हो जाएगा, जब फिर यहाँ टकराएगी फिर यहाँ TIR हो जाएगा, फिर यहाँ टकराएगी फिर TIR हो जाएगा। और याद करो मैंने कितनी बार बताया कि TIR का उससे क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन। और जितना ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा उतना ज्यादा चमक आएगी, इसीलिए आपका डायमंड जो है वो चमकता है। समझ में आई बात? इसलिए जो आपका डायमंड होता है वो चमकता है। डायमंड का अगर कांच लेके आ जाओ चमकेगा नहीं उतना। डायमंड के चमकने का सबसे बड़ा रीजन है कि वो आपका उसको काटा पीटा, उसको कटिंग ऐसी की जाती है कि उसको बार बार TIR हो, बार बार TIR हो। जितने बार TIR होगा उतने बार वो उसमें स्पार्कलिंग होगी। स्पार्कलिंग होता है उसमें, उतने बार चमक आएगी, इल्यूमिनेट करेगा, इसलिए वो होता है। ठीक है, और एक और एग्जांपल है ऑप्टिकल केबल फायर। इसको मैं थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। ऑप्टिकल फाइबर केबल, इसको मैं एक सवाल के थ्रू आपको समझाऊंगा, अभी नहीं। क्या होता है इसके बारे में पूरी बात आपको जानकारी दूंगा, पर मीनवाइल आप ये सवाल करिए। बाकी आपको डिटेल में पढ़ना है, जो बच्चा 12th का है उसको ये डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा ये कि स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड क्यों होता है, मिराज का मतलब क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या होती है, डायमंड में स्पार्कलिंग कैसे होती है, तो आप पूछता है। और आपका मन हो तो आप एक बार आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो। मन होगा तो मैं आपको, मुझे बता देना, मैं आपको उस पेज की फोटो वोटो खींच के भेज दूंगा अगर हो पाएगा तो। लेकिन तब तक आप ये क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन का आंसर बताइए। फाइंड द मैक्सिमम एंगल दैट कैन बी मेड इन अ ग्लास मीडियम फॉर इट्स स्पार्क। मुझे एक ग्लास मीडियम को चमकाना है। जब भी बात है ना किसी मीडियम को चमकाना है, तो आपका आपसे इनडायरेक्टली वो क्या कहना चाह रहा है कि उसमें TIR करवाना है मुझे बस। तो बताओ क्या आंसर होगा? तो हैप्पी जी का आंसर आया साइन इनवर्स 2/3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार, इसमें तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको एक तरह से इनडायरेक्टली ना, आपको इनडायरेक्टली क्रिटिकल एंगल निकालना है बस। यहाँ पे ये मान लो आपको यहाँ पे क्रिटिकल एंगल निकालना है। कोई बच्चा बोले सर मैक्सिमम एंगल क्यों पूछा है उसने, बता दूंगा अभी। मैक्सिमम एंगल क्यों पूछा है उसका भी कंसेप्ट बता दूंगा मैं। साइन इनवर्स 2/3। सुमाइला जी का भी आंसर ठीक है, रिया जी का आंसर ठीक है, आरसी जी का आंसर, एपी जी वाले बहुत बढ़िया, तुम लोग सबका आंसर, तृप्ति जी का भी आंसर ये बहुत बढ़िया। कुछ नहीं करना है यहाँ पे आपको, आपसे डायरेक्टली उसने आईसी नहीं पूछा, आपसे डायरेक्टली उसने आईसी नहीं पूछा, आपसे इनडायरेक्टली आईसी पूछा है। और ये मैक्सिमम लिखने का मतलब ही आईसी। अब सुनो समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, उसका मुझे बाद में यूज भी पड़ेगा, समझो। मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पे, मैं बोलता हूँ सर कि मेरा अगर मुझे TI, अगर क्या हो रहा है, फाइंड द मैक्सिमम एंगल दैट कैन बी मेड इन अ ग्लास मीडियम फॉर इट्स स्पार्क। स्पार्क करवाना है तो मुझे क्या करवाना पड़ेगा? मुझे TIR करवाना है। इतना तो समझ आ गया। TIR करवाने के लिए मैक्सिमम एंगल, मिनिमम एंगल कितना चाहिए? IC होना चाहिए, मिनिमम एंगल IC होना चाहिए। लेकिन उसने मैक्सिमम पूछा है, मैक्सिमम पूछा है, तो उसने पता है इनडायरेक्टली कुछ अजीब सी चीज पूछी है। क्या पूछा है उसने? उसने बोला है कि देखो बच्चा बड़ा कंफ्यूज है, तो मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम हो, से कोई मतलब नहीं है। TIR है, IC निकालना है, खत्म, कुछ नहीं सुनना है। TIR है, IC निकालो बस, और कुछ नहीं। तो फाइंड द मैक्सिमम फॉर दिस पार्क। सुनो तो उसका इतना से इनडायरेक्टली क्या कहना चाहता है? देखो मैं अगर स्नेल्स लॉ की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम क्यों बोल रहा है? स्नेल्स लॉ अगर मैं लगाता हूँ तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है? μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R। अब बच्चा बच्चा जानता है कि R की मैक्सिमम वैल्यू, बच्चा बच्चा जानता है कि R की मैक्सिमम वैल्यू 90 हो सकती है, क्योंकि 90 से बड़ा होते ही वो तो रिफ्लेक्शन बन जाएगा। अगर इसकी वैल्यू मैक्सिमम 90 होती है, और जहां पे R मैक्सिमम होगा वहां पे आपका I भी तो क्या होगा? मैक्सिमम ही तो होगा। जहां पे R मैक्सिमम होगा वहां पे I भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। हाँ सर बात तो सही है आपकी, रुचि आपका भी आंसर सही है, वेरी गुड। ठीक है, जहां पे R मैक्सिमम होगा वहां पे I भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। अब R की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 90 डिग्री। अब जब R 90 डिग्री होता है तो आपका I क्या बन जाता है? IC। तो इनडायरेक्टली I मैक्सिमम क्या होता है? इनडायरेक्टली I मैक्सिमम भी आपका, जब भी बोले ना I मैक्सिमम क्या होता है, तो I मैक्सिमम और कुछ नहीं। हमेशा जब भी आपसे बोले I मैक्सिमम क्या होता है, तो आपका आंसर I मैक्सिमम और कुछ नहीं, I मैक्सिमम आपका IC ही होता है, यानी क्रिटिकल एंगल होता है। तो इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन में आपसे क्रिटिकल एंगल पूछ रहा है। अब क्रिटिकल एंगल निकालने का तो मैंने बहुत सिंपल सा तरीका बताया, तो मैं पेन उठा लिया तो तुमने टाइम वेस्ट कर दिया। साइन साइन IC इज इक्वल टू म्यू छोटा अपॉन म्यू बड़ा। बस वो याद रखो हमेशा, म्यू छोटा अपॉन म्यू बड़ा, कोई 1 नहीं कोई 2 नहीं। अब यहाँ पे अगर कुछ नहीं दे रखा तो छोटा हम एयर को ही मान लेंगे, एयर का मान लिया तो म्यू एयर, और दूसरा क्या है? आपको ग्लास दे रखा है। ठीक है, आप बस वैल्यू पुट करोगे, वैल्यू क्या आ जाएगी? आपको वैल्यू दे रखी है उसकी 1 होती है एयर की, और 1.5
अब बच्चा बच्चा जानता है 1.5 को हम 3/2 लिख सकते हैं, 1.5 को हम 3/2 लिख सकते हैं, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है वहां पे। तो साइन आईसी क्या आ जाएगा आपका, साइन आईसी आ जाएगा आपका 2/3। तो आईसी क्या निकल के आ जाएगा, सबका आंसर सही, वेरी गुड, मजा आ गया, शाबाश बच्चों। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन तो तुम बहुत आराम से सही कर देते हो। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा, वेरी गुड। मैंने आपको कंसेप्ट भी समझाया, वो कंसेप्ट भी ध्यान रखना। क्वेश्चन तो यार कोई भी कर लेगा, कंसेप्ट जो चीज समझाई ना वो याद रखना, कि जब भी आपसे मैक्सिमम एंगल की बात करे ना, जब भी आपसे मैक्सिमम एंगल की बात करेगा रिफ्रैक्शन में, रिफ्रैक्शन में कभी भी आपसे आई मैक्स की बात करता है ना, आप सीधे उसको आईसी के बराबर पुट कर देना, चाहे वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो, चाहे वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो, कुछ भी हो। आपसे अगर पूछ रहा है बताइए मैक्सिमम एंगल क्या होगा, क्या हो सकता है, तो आप सीधे उसको आईसी मान लेना। ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी मुझे बाद में। अब सुनो, अब हम जाते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, चलो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ये भी तुम लोग कर सकते हो, ये भी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन अ मीडियम, in a medium if light is incident in vacuum, making angle twice the critical। निकालो आंसर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस दिमाग लगाना है थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा इसमें। पढ़ लेना, इंग्लिश पढ़ने की भी दिक्कत है, कोई गलती मारेगा तो इंग्लिश मारेगा। फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन मीडियम इफ द लाइट इज इंसिडेंट इन वैक्यूम मेकिंग एंगल ट्वाइस द क्रिटिकल एंगल। करो, कोशिश करो। ठीक है, सवाल पे ध्यान देने वाली बात ये कि उसने बोला क्या है, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना है आपको इन द मीडियम। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और मीडियम में हो निकालना है, तो उसका मतलब रिफ्लेक्शन होने के बाद मीडियम में जा रहा है ना, मीडियम आपका 2 की तरह काम करेगा, और ये कैसे काम करेगा, 1 की तरह काम करेगा, एयर। ठीक है, तो पहली बात तो जब आपका रेयर से डेंसर जा रहे हो आप, तो आपका टी आई आर तो हो ही नहीं सकता। जब रेयर से डेंसर जा रहे हो तो टी आई आर तो हो ही नहीं सकता। अगर टी आई आर नहीं हो सकता, अगर टी आई आर नहीं हो सकता, तो फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसने इसने क्रिटिकल एंगल की बात ही कैसे कर दी। जब टी आई आर पॉसिबल ही नहीं है, तो इसने क्रिटिकल एंगल की बात ही कैसे कर दी, आई नहीं आई क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन ये सोचना गलत है, क्वेश्चन में ये ट्रिक थी। उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना तो मीडियम में, निकालना तो मीडियम है। लाइट कहां से आ रही है, वैक्यूम से आ रही है, ये भी समझ में आ गया, क्योंकि बोला था ना लाइट इज इंसिडेंट इन वैक्यूम। पर उसने ये कहां बोला कि टी आई आर हो रहा है, उसने कहीं बोला क्या टी आई आर हो रहा है, नहीं, उसने कहीं नहीं बोला टी आई आर। उसने एक बात बोली है, उसने क्या बोला है, एंगल ऑफ इंसिडेंट कहां बन रहा है आपका, वैक्यूम में बन रहा है, और कितना बन रहा है, वो बन रहा है आपका 2 टाइम्स ऑफ आईसी बन रहा है। उसने क्या बोला, 2 टाइम्स ऑफ आईसी बन रहा है, उसने ये बोला। क्वेश्चन यही था बस। पहली बात तो कोई बच्चा ये सोचता था टी आई आर होगा नहीं, क्वेश्चन गलत हो गया, छोड़ दिया, नहीं, पहली बात तो वो सोचना गलत है। उसने टी आई आर के बारे में कोई बात ही नहीं बोली ऐसी। ठीक है, उसने ये बोला है सिंपल कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो एयर में है, वो कितना है, वो 2 टाइम्स ऑफ आईसी है। वो कितना है आपका, 2 टाइम्स ऑफ आईसी है। हिमांशु जी मस्त लेटे लेटे वीडियो देख रहे हो आप, सब दिख रहा है हमें आपका। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया, तो इट इज 2 टाइम्स ऑफ आईसी। तो यहाँ से आई क्या हो गया आपका, 2 टाइम, मैं क्या बोल रहा था भूल गया, 2 टाइम्स ऑफ आईसी हो जाएगा, ये बोल रखा है सवाल में। ठीक है, सवाल है सिंपल सा, इतनी बात बोल रखी है कि आपको आई को 2, उसने ये नहीं बोला क्रिटिकल एंगल, उसने उसने ये नहीं बोला कि आपका टी आई हो रहा है, कुछ नहीं। तो अब मेन मुद्दा क्या है, आपको आई निकालना है। अगर आई निकल के आ गया तो आर निकालोगे आप स्नेल्स लॉ से। ठीक है, आईसी कितना है, आईसी निकालने के लिए आपको तो वर्ल्ड फेमस फॉर्मूला पता है, आईसी निकालने के लिए तो वर्ल्ड फेमस फॉर्मूला पता है। वो शिट हिमांशु, आपका पोल खुल गया, बेटा लेटे लेटे वीडियो देखते हो इसलिए आप जवाब नहीं करते हो हिमांशु जी, अब पता लगा, अच्छा। तो साइन आईसी क्या होगा, साइन आईसी होगा आपका, वो होता है म्यू छोटा अपन न्यूटन, म्यू छोटा किसका होगा, एयर का ही होगा। अगर अगर टी आई आर होता तो आईसी क्या होता, तो 1 होगा, नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो यहाँ से आईसी क्या निकल के आ जाएगा, आईसी आ जाएगा 30 डिग्री।
जो बच्चे 30 डिग्री आंसर कर रहे हैं बच्चों, मुझे आपसे ये नहीं पूछा कि यहाँ पे क्रिटिकल एंगल क्या हो। किसने कहा क्रिटिकल एंगल पूछा है? उन्होंने क्रिटिकल एंगल नहीं पूछा। सवाल ये है कि अगर एयर से इस मीडियम में लाइट जा रही है, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनता है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, इस तरह के एंगल ऑफ इंसिडेंस लिखा है ना साफ साफ कि लाइट इज इंसिडेंट इन अ वैक्यूम मेकिंग एंगल ट्वाइस द क्रिटिकल एंगल। वो कितना एंगल है? 2। तो अगर 30 डिग्री निकल रहा है तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे आई की वैल्यू आ रही है आपकी 2 इंटू 30 डिग्री, यानी 60 डिग्री वैल्यू आ रही है आपकी एंगल ऑफ इंसिडेंट की। पर ये तो पूछा ही नहीं है। पूछा क्या उसने? तो ये आर पूछा है। तो इसके लिए क्या करोगे? इसके लिए स्नेल्स लॉ लगा दो। इसके लिए स्नेल्स लॉ लगा दो। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r। 1 और 2 किसको लेना है? वो इस डायग्राम से पता चल जाएगा। एयर को 1 लेना है या वैक्यूम को 1 लेना है। sin i कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। μ2 क्या है आपका? μ2 आपको दे रखा है 2 इंटू साइन आर, ये तो आपको निकालना ही है। ठीक है, ये साइन 60 कितना होता है? √3/2 होता है। ये 2 इंटू साइन आर, तो साइन आर की वैल्यू क्या निकल के आएगी आपके यहाँ से? साइन आर की वैल्यू निकल के आएगी आपकी √3/4। कुछ बच्चे जल्दबाजी में √3/4 को √3/2 की तरह करते हैं और उसको 60 डिग्री बोल के आ जाते हैं आंसर को। तो 60 डिग्री नहीं होगा भाई, √3/2 होता है, ये तो √3/4 है। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से निकल के? आर की वैल्यू निकल के आएगी साइन इनवर्स √3/4। अबे आया नहीं आया समझ में? बेहतरीन क्वेश्चन तो नहीं बोलूंगा मैं, पर इस तरह क्वेश्चन आराम से नीट में आ सकता है, आराम से। ठीक है, हैप्पी जी अब हाँ सही आ रहा है आपका आंसर। हैप्पी जी का भी सही आ रहा है, इंशा जी का भी सही आ रहा है। ठीक है, समझ बाकी लोगों को समझ में आया नहीं आया? सर बस म्यू रिप्लेस हो गया था। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है और ये नीट में आ जाए कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस आपको पढ़ना है। अगर आपने पढ़ने में गलती कर दी तो आपने गलत कर दिया क्वेश्चन। बस क्वेश्चन वहीं पे थोड़ा सा ट्रिक था। क्वेश्चन वहीं पे आपके सामने थोड़ा सा ट्रिक था कि भाई क्वेश्चन को पढ़ना कैसे। सर अरे सर मैं इंसिडेंट रे की वैल्यू सही बताई। कब बताई तुमने? इंसिडेंट रे की वैल्यू क्या होती है? इंसिडेंट एंगल की वैल्यू होती है। और क्या बताई तुमने? अच्छा, इंसिडेंट एंगल की वैल्यू भी आपने अच्छा 60 बताई थी। तो 60 मुझे वो मैंने वो पूछा ही नहीं था। इंशा जी मुझे 11 रुपए दे दो। यार ऐसे तो वो भी नहीं मांगते हैं। कौन नहीं मांगते? तुम्हें पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, 11 रुपए दे दो मुझे। हे भगवान, बेशरम लोग। ठीक है, 2 क्वेश्चन बच्चों अभी हम और करेंगे। 2 क्वेश्चन आज के, वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अच्छे और स्टैंडर्ड दोनों है वो। ठीक है, वो हर किताब में हर नोट्स में आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, तो हम कैसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो सुनो क्या है वो, सुनो कौन है वो, सुनो। क्वेश्चन है आपका, एपिटॉन तो था पॉइंट है इंशा, पता नहीं क्या बोल गया। तो था क्या होता है? फाइंड आउट द रेंज ऑफ फाइंड आउट द रेंज ऑफ, उसको मैं बाद में लिखूंगा। रेंज ऑफ फॉर विच it shows TIR on the surface on the face BC फिगर देखें। ठीक है, अब सुनो, एक यहाँ पे क्या बोला है, सवाल फिगर बनाऊंगा मैं, सुनो। तो आपसे बोला है फाइंड आउट द रेंज ऑफ, अच्छा क्वेश्चन है और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कर लोगे, लेकिन कर सकते हो अगर थोड़ा दिमाग लगाना। ठीक है, मैं आपको इसके लिए बहुत कम टाइम दूंगा, जो करना है जल्दी करना। ठीक है, फाइंड आउट द रेंज ऑफ पाई फॉर विच द टी विच द विच इट शोज TIR ऑन द फेस BC। अब सुनो क्या है क्वेश्चन, क्या ट्राइंगल क्या वो देखो। एक प्रिज्म है आपका, एक प्रिज्म है, इस तरह से मैंने आपको प्रिज्म दे रखा है। ठीक, और ये आपका 90 डिग्री बना रहा है। ये है आपका फाई, ये है आपका फाई। एक लाइट आ रही है यहाँ से सामने से, प्यार से एक लाइट आ रही है यहाँ से इस तरीके से। ठीक है, वो परपेंडिकुलर आ रही है, इतना तो हर बच्चा समझ गया होगा, परपेंडिकुलर आ रही है। ठीक, और परपेंडिकुलर ही आ रही है। ठीक है, इतना तो आप सबको समझ में आ ही रहा होगा डायग्राम से। 90 डिग्री बना देता हूँ। सवाल आपसे पूछा गया है, अब सवाल इतना ही है। सवाल आपसे पूछा गया, बाहर एयर है, आपको मैं म्यू भी दे देता हूँ। बाहर ए है और आपको म्यू जो दे रखा है प्रिज्म का म्यू, वो आपको दे रखा है √2 मान लो।
दे रखा है। साइड की बात करें तो ये BC साइड है। सवाल ये बोलता है सिंपल सा कि फाइंड आउट द रेंज ऑफ 5 फॉर विच इट शोस TIR ऑन द फेस BC। मतलब जो फेस BC है, आपको लाइट आगे एक्सटेंड करके यहाँ पे ऐसे कुछ बनानी पड़ेगी। BC फेस पे आपका TIR शो करता है, उसके लिए बताओ 5 की रेंज क्या होती है? 5 यानी 5 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जब भी बताओ ये सवाल आता है ना बच्चों, रेंज, रेंज का मतलब होता है एक लिमिट होती है कि इससे बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए, ये सब आता है उसका मतलब। ठीक है, तो आपको यहाँ बतानी है रेंज कि भाई जो 5 की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए, 5 की वैल्यू किससे छोटी होनी चाहिए, क्या कोई वैल्यू होनी चाहिए, उससे छोटी या बड़ी बतानी है। तो बताओ क्या होगा आंसर, कोशिश करो, 1 मिनट का टाइम है आपके पास में, कर पाओ तो बताओ। सुमाइला जी का आंसर 60 डिग्री। अरे नहीं रे, 60 डिग्री तो एक वैल्यू होती है उसके। वो पूछ रहा है कि कब कब होगा TIR, मतलब कौन सी वैल्यू से बड़ा रखूं अगर मैं 5 को, तो हमेशा TIR हो जाएगा, या कोई वैल्यू ऐसी है कि जिससे मैं अगर 5 को छोटा रखूं तो हमेशा TIR होगा, ऐसा कुछ पूछा है उसने। 60 डिग्री तुम मुस्कान कर रही हो, नहीं बाकी बच्चे बताएं तब तक, ट्राई करें बाकी बच्चे। अच्छा क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे ऑप्टिकल फाइबर केबल का। हैप्पी चौहान, तुम 45 डिग्री तो बता रहे हो, पर 45 डिग्री से बड़ा होना चाहिए कि छोटा होना चाहिए ये बताना है ना इस क्वेश्चन में, या 60 डिग्री से बड़ा होना चाहिए छोटा होना चाहिए ये बताना है इस क्वेश्चन में। 45 डिग्री तो वो वैल्यू हो गई, फिक्स वैल्यू। 45 डिग्री से बड़ा कि 45 डिग्री बड़ा है उससे? सुमाइला जी बोले 1/√2। अरे बेटा 1/√2 कौन पूछ रहा है तुमसे? 1/√2 एंगल थोड़ी ना होता है। जब पाई एक एंगल है ना, तो एंगल एंगल से बड़ा होता है ना, या तो 45, 60, 15, 20 ऐसी वैल्यू आनी आएगी ना, उससे बड़ा या छोटा। 1/√2 थोड़ा ना एंगल होता है, वो तो साइन की वैल्यू होती है। हैप्पी चौहान जी बोले 45 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, देखते हैं बाकी लोग ट्राई करो। अच्छा क्वेश्चन है आपके पास में है अभी 40 सेकंड, और 40 सेकंड बताइए कोई क्वेश्चन अच्छा है। बहुत से बच्चों शायद नहीं भी होगा। 45 डिग्री से हिना चाहिए? बेटा मेरे पास हिना नहीं है यार। हैप्पी बोले नहीं सर 45 छोटा होना चाहिए। हैप्पी ने 45 छोटा कर दिया भाई। तृप्ति जी BDS होना? नहीं बेटा BDS नहीं करनी है अपने को, अपने को MBBS करनी है, मतलब मुझे नहीं तुम्हें। तृप्ति जी सही तरह लिख ही नहीं पा रही है। मनदीप तो बोल रहे हैं 48 डिग्री से छोटा होना चाहिए। मनदीप जी कहा था 48 डिग्री से छोटा है। हिमालय जी कहा था 45 से बड़ा आया है। मुकुल जी कहा था 45 डिग्री से बड़ा है। बाकी लोग आंसर तो आ रहे हैं तुम लोगों के, 2-3 लोगों के 45 से छोटा है। बाकी तृप्ति जी एक बार और लिख दो मेहनत करके, सही से लिखो, बड़ा होना चाहिए 45 से। सर 45 से बड़ा होना चाहिए, क्या बड़ा होना चाहिए? और 45 क्या है? 48 डिग्री कौन लिखेगा? मजे ले रहे तृप्ति का। सही है, इतना काफी है सर, 45 से बड़ा होना चाहिए। देखते हैं अब आंसर क्या है। अब देखिए, 2-4 बच्चों का 45 डिग्री से बड़ा आ रहा है, कुछ 2-4 बच्चों का 45 छोटा आ रहा है, बहुत बच्चों का 45 से बड़ा आ रहा है। मनदीप जी ने अलग ही आंसर मारा है वो 1.4। क्या कहना चाहते हो आप 1.4 से? हिमांशु जी तो सो रहे हैं। हिमांशु जी आप तो लेटे हुए हो ना, तो आप देख के लिखना मुश्किल है। हिमांशु जी बोले आया कैसे, आ कैसे रहा है, ये सबका आंसर मेन बात तो ये है। तो सुनो, करते हैं क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब सुनो, ओके ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे इस केस में। तो सुनो, मैं एक बार काम करता हूँ, जल्दी से रफ डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद फिर इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो सोल्यूशन है यहाँ पे, इस सोल्यूशन को मैं पहले समझाऊँ ताकि आप बाद में क्वेश्चन नोट करो अलग से। देखो लाइट यहाँ से ऐसे आएगी, तो यहाँ से घुस के तो ऐसे वापस चली जाएगी ना, तो 90 डिग्री पे घुसेगी तो 90 वापस आगे चली जाएगी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। अब बात यह है कि अगर बोल रहा है कि इस फेस पे TIR करवाना है, अगर इस फेस पे मुझे TIR करवाना है, तो इसका मतलब मिनिमम एंगल क्या होना चाहिए? यहाँ पे IC के बराबर होना चाहिए। TIR करवाना है तो मुझे मिनिमम एंगल यहाँ पे कितना होना चाहिए? IC के बराबर। यानी ये वाला एंगल क्या होना चाहिए आपका? IC के बराबर होना चाहिए। ये वाला एंगल किसका बराबर होना चाहिए? आपका IC के। मिनिमम एंगल ये वाला IC के बराबर होना चाहिए, राइट। अगर ये एंगल फाई है, अब सुनो यहाँ ज्योमेट्री कैसे खेलेगी आपके साथ। अब यहाँ पे आपके साथ आपको ज्योमेट्री आनी चाहिए बस। अगर ये फाई है, अगर ये फाई है, और एक काम करता हूँ, क्या ये नॉर्मल है ना? नॉर्मल तो 90 डिग्री बनाता है। हाँ सर नॉर्मल तो 90 डिग्री बनाता है। अगर इसको मैं ऐसे एक्सटेंड करूँ आगे की तरफ, अगर ये, अब सुनो ये वाला ट्रायंगल दिखते हैं, सिर्फ ज्योमेट्री, और भी तरीके से निकाल सकते हो। ये ज्योमेट्री, ये 90 डिग्री है, ये कितना है सर? ये फाई है। तो बच्चा बच्चा मुझे बताएगा कि ये कितना होगा। क्या ये मेरा 90 - 5 हो जाएगा? हाँ के ना सर, ये मेरा 90 - 5 हो जाएगा। हाँ चलो, अब ऊपर जाते हैं लौट के। ये लाइन और नीचे वाली लाइन क्या है आपकी? पैरेलल है। ये लाइन और ये वाली लाइन क्या है आपकी? पैरेलल है। अगर ये 90 - 5 है, तो ये भी क्या होना चाहिए आपका?
ये भी आपका 90 माइनस पाई होना चाहिए। ये वाली बात भी समझ आ गई, ढंग से समझो, ज्योमेट्री कहीं गायब हुई वहां सवाल गायब हो गया। ये भी 90 माइनस पाई के बराबर होना चाहिए। हाँ सर 90 माइनस पाई के बराबर होना चाहिए करस्पॉन्डिंग जो एंगल होता है। ठीक है, अब सुनो, पर अगर हम डायग्राम देखें तो सर ये ऊपर वाली लाइन ये रही और नीचे वाली लाइन ये रही। अगर हम डायग्राम को गौर से देखें तो सर ये तो आईसी के बराबर है। ये जो आपने अभी 90 माइनस 5 लिख दिया है ये और कुछ नहीं, ये तो आईसी के बराबर होना चाहिए। और आपको बात तो आपने बिल्कुल बोल दी सही कि आईसी क्या होना चाहिए आपका 90 माइनस 5 के बराबर। तो इसको हम अलग से लिख देते हैं। आई होप कि ये सबके समझ में, यहाँ बैठे वाले बच्चे हैं जितने भी पढ़ रहे हैं उनको सबको समझ में आया होगा आईसी आपका 90 माइनस 5 के बराबर है कि नहीं है। ठीक है, क्या हर बच्चे को समझ में आया कि 90 माइनस 5 के बराबर है, राइट। ये इंपॉर्टेंट स्टेप, अगर ये समझ नहीं आए तो आगे करना मुश्किल है। मैंने क्या बोला, आईसी क्या होगा आपका 90 माइनस 5 के बराबर होगा, राइट। अब बात करते हैं अगर मुझे बीसी सरफेस पे, टी आई आर करवाना है, अगर मुझे बीसी सरफेस पे टी आई आर करवाना है, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मुझे बीसी सरफेस पे टी आई आर करवाना है तो उसके लिए क्या मेरा जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होना चाहिए, यहाँ पर, कहां पर, यहाँ पे, जो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए ये वाला, क्या ये मेरा 110%, क्या ये मेरा 110%, अच्छा मैंने एक छोटी सी गलती कर दी, ओहो गलती कर दी, इसको आईसी नहीं बोलेंगे, इसको आई बोलेंगे, क्योंकि टी आई आर तो आई से सी से बड़े होने पे होता है ना, ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। आवाज गई, रुक जाओ एक मिनट, आवाज वापस आ जाएगी। ये एक्चुअली में आईसी नहीं, ये आईसी नहीं, ठीक है, ये आईसी नहीं, एक्चुअली में आई होगा। आईसी तो टीआईआर के बाद बनेगा, आईसी तो टीआई के बनेगा। यहाँ से अगर कोई लाइन आएगी तो यहाँ पे टकराएगी तो यहाँ पे टीआईआर बाद में होगा, पहले तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा। तो आई यहाँ पे 90 माइनस 5 के बराबर है, सॉरी। ठीक है, अब मैं अगर टीआईआर करवाना चाहता हूँ, तो व्हाट इज नेसेसरी फॉर मी, कि टीआईआर होने के लिए सर आपका आई जो होना चाहिए वो आईसी से बड़ा होना चाहिए। फॉर टीआईआर आई मस्ट बी ग्रेटर देन आईसी। क्रिटिकल एंगल से ज्यादा जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है तभी आप उसको टीआईआर मान सकते हो। अब टीआई की बात करते हैं, इस आई को क्या मैं ऊपर से, इस आई को क्या मैं यहाँ पे रख सकता हूँ कि इट इज 90 माइनस 5, 90 माइनस 5 यहाँ से रख सकते हो। अब ये क्या हो जाएगा आईसी। अब सारा खेल आएगा कि मुझे आईसी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सारा खेल इस बात पे है आईसी की वैल्यू, पर सर आईसी की वैल्यू तो मैं डायरेक्ट नहीं निकाल सकता। आईसी निकालने के लिए मुझे किसका यूज करना पड़ेगा, साइन का यूज करना पड़ेगा। और साइन क्या मैंने याद करने के लिए बोला है, साइन आईसी इक्वल टू हमेशा म्यू छोटा अपॉन म्यू बड़ा। छोटा कौन सा एयर है, बड़ा कौन सा प्रिज्म है, प्रिज्म का क्या देखा है, √2 दे रखा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ से आईसी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, आईसी की वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री। आईसी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 45 डिग्री हो जाएगी। इसको उठा के मैं यहाँ पटक दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, 90 माइनस 5 इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। अब तो यार छोटा छोटा बच्चा भी कर लेगा इसको सॉल्व। ठीक है, क्या मैं 5 को उधर लेके जाता हूँ, प्लस का बन जाएगा, इसको लेके जाता हूँ 90 माइनस 45, ऐसे हो जाएगा 90 माइनस 45 और यहाँ आ जाएगा 5। तो यहाँ पे मैं अगर इसको ऐसे लिखूँ तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि 5, क्या मैंने गलत लिखा, सही लिखा है, कुछ गलती कर दी क्या यहाँ पे, सही 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 सही, कुछ गलती हो गई है मुझे लगता है। कुछ गलती हुई है यहाँ पे शायद, कि मैं थोड़ा सा एलएचएस आर से फंस गया था। ठीक है, तो यहाँ से क्या ये बचा 45, मैंने एलएचएस आर से फंस गया था, 90 माइनस लिखा, ये हो गया 45 से छोटा। बच्चों आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए, इस केस में 5 इज लेस देन 45 डिग्री। जब आपका 5 45 डिग्री से छोटा होगा, जब आपका 5 45 डिग्री से छोटा होगा, इन दैट केस यू विल से कि आपका टी आई आर अकर्स ऑन बीसी फेस। ठीक है, याद रखना यहाँ पे सही है, हाँ 45 से छोटा। तो जितने बच्चों ने भी 45 डिग्री से बड़ा आंसर दिया है सबके सब लाइन से गलत हो गए हैं, ठीक है, आंसर होगा आपका 45 से छोटा। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्टी बनाऊं, आपसे पता है क्या बोलता है क्वेश्चन में, कई बार क्वेश्चन में आपसे ये बोलेगा, सुनना, कई बार क्वेश्चन में आपसे बोलेगा कि मुझे यही सेम क्वेश्चन होगा, देखो बच्चों का आंसर कैसे गलत होता है, फिर बच्चे आके मेरे से झगड़ते हैं, सर आपने तो ये करवाया था, आंसर तो ये है, ऐसे लगते हैं। तो पता है कई बार आपको 5 यहाँ देता है, जब 5 यहाँ दिया है तब आपका 5 क्या होना चाहिए, 45 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तब आपको 5 क्या होना चाहिए, 45 डिग्री से। लेकिन कभी कभी आपके साथ क्या करता है, क्वेश्चन देता है ये वाला 5,
बोलता है ये फाई क्या होना चाहिए, लाइट ऐसे ही आ रही है, ये फाई क्या होना चाहिए, और वो सब। उस केस में बच्चों आंसर सेम क्वेश्चन में, उस केस में आपका 545 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। अब दो चार बच्चों ने कहा, अच्छा सर हमने वो वाला मान लिया था, अच्छा सर हमने वो, ऐसे थोड़ा मानना, थोड़ा याद करने के लिए किसने बोला है। तो प्लीज ध्यान देना, जल्दबाजी में याद मत कर लो इस क्वेश्चन को, याद मत लो कि ऐसे याद करिए फाई फाई हमेशा 45 डिग्री से छोटा होता था टी आई हो जाए, नहीं, वो कौन सा वाला फाई है, वो नीचे वाला फाई है कि ऊपर वाला फाई है। पिछले बार सब जब मैंने पढ़ाया था तो पता नहीं कितने बच्चों ने क्वेश्चन मेरे से पूछा था कि सर आपने तो 545 डिग्री छोटा बताया था, आप तो 45 डिग्री से बड़ा आंसर आ रहा है, ऑप्शन में तो ये दे रखा है, और ये शायद नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नीट में आया हुआ है कि सर यहाँ पे तो 5 ग्रेटर देन 45 डिग्री आंसर दिया गया है, आपने तो आपने गलत पढ़ाया था। अरे गधेड़ो, पहले ध्यान तो दे लो, तो उसने कौन सा एंगल दिखाया तुम्हें, ऊपर वाला है कि नीचे वाला है, क्यों ऊपर वाले नीचे वाले से क्या फर्क पड़ रहा है, ऊपर वाले नीचे से फर्क पड़ रहा है कि जब तुम ऐसे पैरेलल लाइन से, जो तुमने यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट बोला ना, आई इज इक्वल 90 - 5, वो कंसेप्ट वहां पे नहीं बैठेगा, वो कंसेप्ट वहां पे ठीक नहीं बैठेगा। मेरी आवाज सब साफ नहीं आ रही है बाकी लोगों को? मुझे तो साफ आ रही है, मुझे तो अपनी आवाज तो साफ आएगी, तुम लोगों से पूछ रहा हूँ, ठीक है। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, थोड़ा टाइम लग रहा है मैं जानता हूँ, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, और वो है आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे सुनना अच्छे से, ठीक है, और बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें बच्चों को। अब इसको बात सुनो, ऑप्टिकल फाइबर केबल होता क्या है, ये आजकल तुमने एक नाम सुना होगा, अभी रिसेंट में एक नाम तुम बहुत ज्यादा सुन रहे होगे, जिसका नाम आता है आपका जियो फाइबर, नाम सुन रहे होगे तुम। अब एयरटेल के भी आ रहे हैं फाइबर, पर जियो फाइबर का नाम कुछ ज्यादा फेमस चल रहा है। अब ये जो होता है, अब ये जो होता है आपका जियो फाइबर का जो नाम आपने अच्छे से सुना है, ठीक है। अब ये जो जियो फाइबर है, इसका नाम जियो फाइबर क्यों है, पहली बात तो पहली बात, जियो फाइबर का नाम इसीलिए क्योंकि देखो होता क्या, आपके घरों में इंटरनेट आप लगवाते हो, ठीक है, इंटरनेट कैसे कैसे लगवा रहे हो, आप जो इंटरनेट अपने घर में चलाते हो वो या तो मोबाइल चला रहे होते हो, तो मोबाइल में चला रहे हो क्योंकि आपके पास एक सिम है, उस सिम कार्ड से, तो वो टावर से आते हैं, तो एक तरीका ये है इंटरनेट चलाने का। दूसरा इंटरनेट तरीका क्या है कि आप किसी इंटरनेट प्रोवाइडर से, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उसको आईएसपी बोलते हैं, ठीक है, ब्रॉडबैंड का बोल रहे हैं। हाँ, ये सवाल है हैप्पी चौहान का, ब्रॉडबैंड और ऑप्टिकल फाइबर केबल में क्या अंतर है, मैं वही बता रहा हूँ। तो इंटरनेट का दूसरा तरीका क्या है कि आप अपने घरों में वायरिंग करवाओ, वायर से लेके आओ, जो आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उनको हम शॉर्ट में बोलते हैं आईएसपी। आईएसपी होता है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, दो कंप्यूटर की जानकारी दे रहा हूँ समझ लो। तो वायर से पहुंचाते हैं, अब ये वायर होते हैं बहुत तरीके के, इसमें जो वायर आते हैं वो बहुत सारे तरीके, एक ब्रॉडबैंड वायर्स आते हैं जो फोन से भी कनेक्टेड हो सकते हैं, वो जो पुराने वायर्स हैं वो जनरली कॉपर के आते हैं, कुछ वायर्स आपके एल्यूमिनियम के भी आते हैं, पर एल्यूमिनियम के वायर तो बहुत पुराने टाइम में आए थे, बेकार हो गए वो। कॉपर की वायर अब सबसे ज्यादा फेमस है। लेकिन अब एक नया वायर मार्केट में आया है, एक वायर, ये मार्केट में तो आ तो एक्चुअली 30 इसको आए हुए तो 20-30 साल हो गए, पर यूज में अब आ रहा है क्योंकि ये बहुत महंगा होता है, इसको बनाना बहुत महंगा होता है। अगर कोई चीज महंगी है और आपको उसको सस्ता करना है, तो आप क्या करते हो, उसको मास प्रोडक्शन करते हो, मतलब बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते हो ताकि बहुत ज्यादा लोग इस्तेमाल करें तो सस्ता पड़ेगा। अब जो नया माल आया है मार्केट में, ठीक है, वो है आपका फाइबर केबल, फाइबर केबल। और फाइबर केबल का एक्चुअली पूरा नाम है ऑप्टिकल फाइबर केबल। अब साफ सी बात है, ऑप्टिक लिखा हुआ है और हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जरूरत है इस बात की। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल होता क्या है, ये आपको एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़ना है, पहले मैं आपको बेसिक बेसिक बता रहा हूँ आपको यहाँ पे। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, एक तार ही है, एक तार ही है बस, और कुछ नहीं है, एक तार है बस। खास बात क्या है कि इसकी आउटर ना, इसके आउटर में, इसके आउटर में आपका लगा है कुछ ग्लास लगा है, और ग्लास के बाहर क्या है, आपकी एयर है। ये ग्लास आपको एक्चुअली ग्लास अंदर है, चलो वापस समझाता हूँ। ये इस वाले पोर्शन में ना ग्लास है, अंदर वाले पोर्शन में ग्लास है, ग्लास हो सकता है या कोई और ऐसा मीडियम हो सकता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज्यादा है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज्यादा है, ठीक है। मान लो यहाँ पे ये म्यू है, और इसको मैंने ग्लास बोल दिया, ग्लास बोल रहा हूँ, जनरली ग्लास के ही होते हैं, और यहाँ पे कोई दूसरा है इससे जस्ट ऊपर, एक दूसरा है, वो कोई आपका मान लो एयर की तरह है या कोई और है, बस इतना है कि उसको रेयर बनाना है। तो बाहर क्या है, रेयर मीडियम है, अंदर क्या है आपका डेंसर मीडियम है, बस इतना होना चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। अब सुनो, अब हो क्या रहा है कि आपका जो अंदर जो आपके वो जाती है, रेज जाती है, वेव्स जाती है, लाइट, इसके अंदर हम लाइट भेजते हैं, तभी तो इसका नाम ऑप्टिकल है। हम इसके अंदर क्या होता है, लाइट सिग्नल भेजते हैं। क्यों लाइट सिग्नल भेजते हैं, क्योंकि लाइट की स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, तो बहुत ज्यादा होती है। तो इसके अंदर हम क्या भेजते हैं, इसके अंदर हम लाइट भेजते हैं, ठीक है। अगर इसके अंदर में लाइट भेजी तो यहाँ पे गया तो रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होगी तो आपके नॉर्मल के पास जाएगी, क्योंकि आप बाहर रेयर है अंदर डेंसर है, तो ऐसे जाती है। अब ऐसे जाने के बाद क्या है, देखो, क्या अंदर डेंसर मीडियम है, हाँ सर अंदर डेंसर मीडियम, क्या बाहर रेयर मीडियम है, तो ये वाली जो लाइट है बच्चों, ये वाली जो लाइट है, क्या वो आपकी डेंसर से रेयर जा रही है, हाँ सर डेंसर से रेयर जा रही है।
अगर डेंसर से रेयर जा रही है तो क्या इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि आपका ये इस पॉइंट पर क्या TIR हो सकता है। क्यों सर? TIR वहां होता है जब आपकी लाइट डेंसर से रेयर जाती है तो वहां पर TIR होता है। अंदर आपका डेंसर है, बाहर रेयर है, तो यहाँ पर TIR होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका TIR होता है और TIR होकर लाइट ऐसे जाती है, फिर TIR होता है क्योंकि यहाँ पे डेंसर फिर रेयर है, फिर TIR होता है, फिर TIR होता है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके आपको जहां भी सिग्नल भेजने हैं वहां पे आपके सिग्नल पहुंच सकते हैं। अब ये सिग्नल होते हैं बहुत फास्ट, ये जो इसके सिग्नल होते हैं ये होते हैं बहुत 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 फास्ट। क्यों होते हैं बहुत 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 फास्ट? इसका सबसे बड़ा रीजन है कि अंदर क्या जा रही है, लाइट जा रही है, और लाइट की स्पीड क्या होती है आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से आप उसको भेज सकते हैं। ठीक है सर, बाकियों के अंदर क्या दिक्कत है? बाकियों के अंदर लाइट नहीं जाती क्या? आंसर नहीं जाती, साफ सी बात है, आंसर लाइट नहीं जाती। दूसरी बात, इसका अगर तुमने कभी TIR का नाम पढ़ा होगा, TI का नाम पढ़ा होगा, तो उसको हम टोटल क्यों बोलते हैं? आप इंटरनल समझ सकते हो कि अंदर ही हो रहा है, रिफ्लेक्शन समझ सकते हो अंदर होता है, तो इसका नाम टोटल क्यों होता है? ये बात तो गौर किया? इसका नाम टोटल इसलिए होता है बच्चों, जब भी TIR होता है ना, जब भी TIR होता है तो जितनी लाइट अंदर गई ना उतनी ही लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगी, पूरी की पूरी लाइट। जितनी लाइट अंदर जा रही है, रिफ्लेक्ट होने के लिए जा रही थी, वो रिफ्लेक्ट ना करके पूरी की पूरी लाइट क्या करेगी, आपका रिफ्लेक्ट कर जाएगी, इसलिए इसका नाम होता है टोटल इंटरनल। इसलिए इसमें कोई लॉस नहीं होते, इसमें कोई लॉस नहीं होते, क्योंकि जितने सिग्नल आए उतने सिग्नल वापस लेके फिर ऐसे जाते जा रहे हैं, तो कोई लॉस नहीं है। जबकि इस कॉपर वायर में और एल्यूमिनियम वायर में, खैर एल्यूमिनियम तो बेकार ही है बिल्कुल ही है, कॉपर वायर में आपके होते हैं बहुत ज्यादा लॉस, बहुत ज्यादा लॉस। अगर आप बहुत दूर तक तार लेके जा रहे हो ना तो आपके इंटरनेट की स्पीड उतनी कम होती जाएगी, इसलिए ज्यादातर लंबा लगाने का कोई फायदा है नहीं। लेकिन क्या करें, वो लोग इतनी स्पीड से आपका काम भी चल जाता है, खैर इतनी तेज आपको स्पीड चाहिए भी नहीं। ठीक है, तो क्या होता है कि ज्यादा वायर लगाने से घाटा है, क्योंकि ज्यादा वायर लगाओगे तो रेजिस्टेंस जाता है। रेजिस्टेंस का फॉर्मुला पता होगा ना मेरे ख्याल से हर बच्चे को, रेजिस्टेंस का ये फॉर्मुला तो पता होगा, ρL/A। तो अगर आप लेंथ बढ़ाओगे तो आपका रेजिस्टेंस क्या बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीटिंग ज्यादा होगी, हीटिंग ज्यादा होगी तो आपका, आपके लिए साफ सी बात है, लॉस, एनर्जी लॉस हो रहा है ना। आपकी जो एनर्जी आ रही है इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में वो आपकी लूज कर रही है। देखो कहां से कहां रिलेट हो रही है बातें, ऐसे ये होता है फिजिक्स पढ़ने का मजा कि भाई आप चीजों को रिलेट करो आपस में। तो इसलिए ऑप्टिकल फाइबर केबल बहुत अच्छी मानी जाती है, पर इसका नुकसान ये है कि थोड़ी सी कॉस्टली होती है, थोड़ी सी कॉस्टली होती है, थोड़ी महंगी होती है, पर क्योंकि बहुत ज्यादा मास प्रोडक्शन पे करोगे ना तो चीज सस्ती हो जाती है। जब आप कोई चीज महंगी होती है तो उसको आप ज्यादा बनाओ, ज्यादा बनाओगे तो ज्यादा लोग खरीदेंगे, तो वो चीज का कॉस्ट थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगा। अब सुनो, अगर मैं बात बोलूं यहाँ पे म्यू ग्लास ये सब हो गया, ये तो चलो ये पूरी मैंने आपको थ्योरी समझा दी, क्यों होता है, क्यों बेटर होता है, ये सब मैंने आपको सब कुछ समझा दिया, ये एक थ्योरी खत्म हो गई। अब बात करते हैं इसका सवाल क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंस। सवाल इस तरह का बनता है बच्चों, सवाल ये बनता है कि मुझे बताइए कि ये जो ग्लास का है इसकी मैं डिजाइनिंग कैसे करूं, कि इसका म्यू मैं क्या रखूं। सवाल ये बनता है जो अंदर ग्लास रखा है या कोई भी मीडियम जो डेंसर मीडियम है उसका म्यू मैं क्या रखूं, इस अंदर वाले का म्यू मैं क्या रखूं जिससे कि मेरा TIR हो जाए। ऑब्वियसली आपको TIR करवाना है ना, तो आप कम से कम या ज्यादा से ज्यादा म्यू क्या होना चाहिए, एक म्यू की कोई वैल्यू, म्यू की एक रेंज होनी चाहिए कि मुझे वो रेंज फाइंड आउट करो, फाइंड द रेंज ऑफ म्यू फॉर ऑप्टिकल फाइबर केबल। अगर उसने ऑप्टिकल फाइबर केबल बोल दिया ना, वो ये सब नहीं बोलेगा कि आपका TIR करवाना है, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर केबल करती ही किस पे काम है, वो TIR पे ही काम करती है। ठीक है, तो सवाल यही आता है आपके उस पे कि भाई बताओ कि म्यू की जो वैल्यू होनी चाहिए इन केस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल वो क्या होनी चाहिए, कितने से ज्यादा होनी चाहिए या कितने से कम होनी चाहिए, ताकि आप उसे डिजाइन जब करो, भाई डिजाइन तो करनी पड़ेगी ना, आपको तार डिजाइन करने पड़ेंगे, तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये सवाल आपसे आता है। चलो इसके लिए उसके बारे में बात करते हैं। तो सवाल को अब हम ये कहना हमने टेढ़ा मेढ़ा वायर बनाया, इसको हम थोड़ा सीधा बना लेते हैं। तो समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज समझना ध्यान से। तो मैंने बोला कि सर देखिए इस तरह से वायर बना लेता हूँ मैं, ठीक है, इस तरह से वायर बना लिया। अब मैं इसके बीच में एक जानबूझ के एक्सिस खींच रहा हूँ, इस एक्सिस की जरूरत है नहीं, एक हल्की सी यहाँ पे एक्सिस खींच रहा हूँ ताकि मुझे एक रेफरेंस मिल जाए, एक डायग्राम बनाने को थोड़ा डायग्राम अच्छा हो जाए। ये एक्सिस है, ये कोई लाइन वाइन को ऐसे पता नहीं कहाँ से लाइन आ गई, ऐसे डर जाओ इस लाइन के बारे में। ये सिर्फ एक एक्सिस बनाई है मैंने ताकि मैं कुछ एंगल दिखा सकूं। एंगल हमेशा नॉर्मल से बनता है ना, ये नॉर्मल की तरह है, तो यहाँ पे नॉर्मल बन गया। अब क्या हो रहा है, लाइट यहाँ पे घुस रही है इसके अंदर, समझना, लाइट यहाँ पे घुस रही है किसी एंगल पे, यहाँ पे, ठीक है, घुसी, ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली कोई आई एंगल बनाया होगा, उसके बाद रिफ्लेक्ट होगी, ऑब्वियसली नॉर्मल के करीब आई होगी, तो नॉर्मल करीब आई होगी तो कुछ ऐसे गई होगी। वैसे तो थोड़ा सीधी लग रही है, इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, मैंने एक्चुअली आई थोड़ा बेकार बना दिया, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ, ऐसे कर लिया, यहाँ पे आई हो गया,
खैर मुझे इस आई से मतलब ज्यादा है नहीं, पर समझना एक बहुत तगड़ी चीज निकल के आने वाली है यहाँ पे। तो बात क्या होगा, नॉर्मल के पास जाएगी ऐसे, फिर ठीक है। अब बात ये है, अब सब बात यहाँ पे आ गई। मान लो कि अगर मुझे टी आई आर करवाना है, तो यहाँ पे मैं एंगल, इसका यहाँ वाला एंगल मैं जानबूझ के भी थीटा मान लेता हूँ, कुछ भी थीटा मान लिया, ठीक है, थीटा मान लिया, और यहाँ पे एंगल कुछ मान लिया, आर मान लिया। ये आर कहाँ से, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होने के बाद आया। देखो बहुत खतरनाक चीज है, इसलिए प्लीज ध्यान से सुनो, बहुत अच्छी चीज है। उसके बाद मुझे इसका रिफ्लेक्शन करवाना है, ठीक है, सॉरी रिफ्लेक्शन करवाना है, यानी टी आई आर करवाना है। चलो ये वाली बात तो समझ आती है। अब सिंपल सी बात एक तुम्हें ये समझ में आनी चाहिए कि अगर मुझे यहाँ पर टी आई आर करवाना है, अगर मुझे यहाँ पर टी आई आर करवाना है, अगर मुझे यहाँ पर टी आई आर करवाना है, मैं पूछता हूँ कि टी आई आर फॉर टी आई आर, क्या बच्चा बच्चा बता सकता है क्या जो मेरा थीटा होना चाहिए, थीटा एक तरह से एंगल ऑफ इंसिडेंस का काम कर रहा है इस पॉइंट पे, क्या वो मेरा आईसी से बड़ा होना चाहिए? आइए बात समझ में। अगर मुझे टी आई आर करवाना है तो मेरा जो थीटा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, वो मेरा आईसी से बड़ा होना चाहिए, एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा होना चाहिए, हाँ सर होना चाहिए। अब सुनो काम की चीज, अगर इस ट्राइंगल को गौर से देखो, कौन सा ट्राइंगल, यहाँ ट्राइंगल गौर से देखो, ट्राइंगल दिखा रहा हूँ आपको, ध्यान देना। अगर इस ट्राइंगल गौर से देखो, ये ऐसे ऐसे ऐसे, इस ट्राइंगल को गौर से, प्यार से, अच्छे से, मुस्कुरा के, पूरे मन से, शिद्दत से, इज्जत से देखो, तो क्या तुम ये बोल सकते हो यहाँ पे कि सर इस ट्राइंगल में, ध्यान देना, इस ट्राइंगल में आपका ये थीटा होगा, ये आर होगा, और ये 90 है। तो क्या यहाँ से साफ सीधी बात है, क्या मैं आर को, सॉरी आर को लिखो चाहे थीटा को लिखो, क्या मैं थीटा को यहाँ से 90 माइनस आर बोल सकता हूँ ना? ऑब्वियसली बोल सकता हूँ। क्या मैं थीटा को यहाँ पे 90 माइनस आर बोल सकता हूँ? हाँ सर आप बोल तो सकते हो, ठीक है, आप यहाँ पे थीटा को 90 माइनस आर बोल सकते हो, ऑब्वियस सी बात है। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर मुझे यहाँ पे टी आई आर करवाना है, अगर मुझे टी आई आर करवाना है, तो साफ सीधी बात है, क्या मेरा जो थीटा होना चाहिए वो मेरा आईसी से बड़ा होना चाहिए? हाँ सर ये बात भी सही है कि थीटा जो आना चाहिए आपका आईसी से बड़ा होना चाहिए। अब सुनो, अगर मैं ये बोलता हूँ, सुनना अब ध्यान देना, मैं बोलता हूँ यहाँ पे कि अगर मेरे थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है, थीटा को कितना बढ़ाते जाओ, थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है, अगर वो मेरा आईसी से बड़ी हो गई, तो मेरा थीटा, अगर जो थीटा की मैक्सिमम वैल्यू है वो मेरा आईसी से बड़ी, एक सेकंड, मैक्सिमम नहीं, हाँ बोले, हाँ कॉलेज यहाँ पर गड़बड़ हो गई, एक सेकंड। हाँ सुनो, अगर मुझसे कोई बोलता है कि कोई इंसान मेरे से एक सेकंड, मुझे देखने दो वापस, हाँ, अगर मैं बोलता हूँ कि थीटा की वैल्यू, थीटा की जो सबसे मिनिमम वैल्यू हो सकती है, मैं क्या बोल रहा हूँ, थीटा की जो सबसे मिनिमम वैल्यू हो सकती है, अगर वो भी मेरे आईसी से बड़ी हो गई, अगर मेरे थीटा की मिनिमम वैल्यू भी मेरे आईसी से बड़ी हो गई, तो क्या थीटा की कोई भी वैल्यू मेरे आईसी से बड़ी हो ही जाएगी? इसमें तो कुछ बताने वाली बात नहीं है। अगर किसी, मतलब मुझे बोलता है कि अगर मैं पासिंग नंबर से हमेशा ऊपर आ गया तो मैं हमेशा ही पास होगा ना, तो मैं कितने नंबर लाता रहूँ? तो ये वाली बात है कि अगर मेरे थीटा की मिनिमम वैल्यू भी अगर आईसी से बड़ी हो गई, तो मेरा हमेशा टी आई आर हो ही जाएगा, मेरा हमेशा टी आई आर हो ही जाएगा। अब सुनो, हाँ सर बात तो आपने सही बोल दी है। अब यहाँ पे अगर मैं इस बात को यूज करूं, अगर मैं यहाँ पे इस बात को यूज करूं, तो थीटा की जो मिनिमम वैल्यू, क्या मैं थीटा को जानता हूं? सर थीटा मेरा 90 माइनस आर है। अब ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है यहाँ निकल के, अगर मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो क्या मुझे आर की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी? हाँ कि ना? क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, अगर मैं आर को मैक्सिमम करूंगा तो मेरा थीटा क्या हो जाएगा, मिनिमम। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ या ना मत करो, जल्दी से करो, तो जल्दी खत्म होगा फिर क्लास। अगर मैं आर को बड़ा करूंगा तो क्या मेरा थीटा छोटा होता जाएगा? आर को अगर मैं बड़ा करूंगा तो थीटा क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, हाँ कि ना? ठीक है, तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मेरा थीटा की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो मुझे आर की क्या निकालनी पड़ेगी, मैक्सिमम वैल्यू। अब मुझे आप बताओ कि आर की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? यहाँ पर जो आर दिख रहा है आपका, यहाँ पे आर जो दिख रहा है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? तो याद करो, मैंने आपको एक थोड़ी देर पहले एक सवाल करवाया था, उसमें मैंने बोला था कि अगर कोई वैल्यू 90 डिग्री नहीं हो पा रही है, अगर किसी एंगल की वैल्यू 90 डिग्री बड़ी नहीं हो पा रही है, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है आपकी? उसकी मैक्सिमम वैल्यू आपकी, ये देखो समझो, मैंने बोला था अगर कोई भी रिफ्रैक्शन में कभी भी कोई वैल्यू 90 डिग्री मैक्सिमम नहीं हो सकती, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है आपकी? आईसी के बराबर होगी। बताई थी वाली बात उस टाइम मैंने बोला, ध्यान देना, वापस समझा रहा हूँ। अगर रिफ्रैक्शन में कोई वैल्यू, किसी एंगल को आप मैक्सिमम करना चाहते हो, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर 90 डिग्री के बराबर नहीं हो सकती, ठीक है, तो वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर हो सकती है? उसकी मैक्सिमम वैल्यू आईसी के बराबर हो सकती है। अगर किसी आईसी के बराबर हो सकती है, लौट के आते हैं इस क्वेश्चन पे,
यही है, कौन सा नहीं है। तो मैंने बोला कि क्या यहाँ पर भी मैं यही बात बोल सकता हूँ, यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि आईसी की जो वैल्यू होगी, क्या वो जो आर मैक्स की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, आईसी, आईसी से ज्यादा नहीं पॉसिबल, क्योंकि आईसी से अगर ज्यादा होगी तो वो टीआईआर बना देगा, और इस पॉइंट पर या इस सरफेस पे टीआईआर हो नहीं सकता। वापस सुनो, इस सरफेस पर इस पॉइंट पर टीआईआर नहीं हो सकता। अगर टीआईआर नहीं हो सकता, इसका मतलब ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे 90 डिग्री के बराबर नहीं हो सकता। अगर 90 डिग्री के बराबर नहीं हो सकता तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपकी आईसी से ज्यादा नहीं हो सकती, यानी आर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, आपकी आईसी। यही सबसे तोड़ पॉइंट है, यही सही सबसे 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन को, और बच्चों को और किताबों को और टीचर्स बात को बताते नहीं है, इसलिए बता दिया। वापस सुन लो, अगर किसी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू 90 डिग्री नहीं हो सकती, इसका मतलब वहां पर टीआईआर नहीं हो सकता। अगर टीआईआर नहीं हो सकता तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू फिर आईसी से ज्यादा नहीं हो सकती। तो यहाँ पे बोल दिया आर मैक्स वैल्यू क्या है, आईसी। अब इस क्वेश्चन पे वापस लौट के आते हैं। तो मैंने बोला कि थीटा मिनिमम को क्या मैं 90 माइनस आर मैक्सिमम लिख सकता हूँ, हाँ सर लिख सकते हो। इस ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, वो आईसी हो जाएगा। ये वाली बात भी समझ आ गई। अब मैं क्या यहाँ पे इसको मैंने बोला कि सर आर की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, सर आर की मैक्सिमम वैल्यू आपकी आईसी के बराबर हो सकती है, क्या मैं इसको आईसी ऐसे लिख सकता हूँ। अब उस तरफ आईसी को उस तरफ लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 90 इज ग्रेटर देन 2 आईसी। अगर सॉल्व करता हूँ तो 90 डिवाइड बाई 2 कितना होता है सर, 45 डिग्री होता है। तो आईसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट मस्ट बी लेस देन 45 डिग्री, इट मस्ट बी लेस देन 45। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे तो सिर्फ अभी आईसी की वैल्यू आई है, क्वेश्चन में तो कुछ और ही पूछा था। यहाँ पे बोला था म्यू की वैल्यू निकाल के बताओ। पर एक बार अगर आईसी आ गया तो म्यू तो फिर बच्चा बच्चा निकाल सकता है, एक बार अगर आईसी आ गया तो फिर तो म्यू हर बच्चा निकाल ही सकता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, अब सुनो इसके आगे। अब मैं जानता हूँ सर आईसी निकालने के लिए मुझे साइन का इस्तेमाल करना पड़ता है, हाँ। तो आईसी क्या निकल के आया सर, आईसी निकल के आया आपका 45 डिग्री से छोटा। मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ साइन ले लेता हूँ। यहाँ भी ले लिया साइन आईसी, यहाँ भी ले लिया साइन 45, दोनों तरफ साइन ले लिया। अब क्या हो जाएगा, अब तो मतलब क्वेश्चन खत्म हो चुका है। साइन आईसी क्या होता है सर, साइन आईसी होता है आपका 1/म्यू। अब यही होगा ना, छोटा अपॉन बड़ा, अगर एयर लिया तो एयर का 1 हो जाएगा और म्यू हो जाएगा आपका बड़ा वाला, अपॉन म्यू इज लेस देन साइन 45। साइन 45 कितना होता है, 1/√2 हो गया। तो यहाँ से अब इसको म्यू को यहाँ लेके जाओ, √2 को यहाँ लेके जाओ, तो म्यू क्या आ जाएगा यहाँ से, म्यू इज ग्रेटर देन √2। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और √2 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, √2 की वैल्यू होती है 1.414। तो सवाल ऐसा आता है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल को अगर आपको काम करवाना है तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी, उसकी वैल्यू आपकी √2 से या 1.414 से ज्यादा ही होनी चाहिए। अगर किसी भी ऑप्टिकल फाइबर केबल में आपकी म्यू की वैल्यू, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अगर √2 से छोटी हुई तो उसमें आप टीआईआर नहीं करवा पाओगे, और अगर टीआईआर नहीं करवा पाओगे तो ऑब्वियसली आप उसके अंदर आप ऑप्टिकल फाइबर का जो काम है वो उसका नहीं ले सकते। आया कि नहीं आया क्वेश्चन समझ में, पहली बात बताओ। क्वेश्चन बहुत अच्छा था। मेरी सलाह ये रहेगी कि इस क्वेश्चन को जितने बार खुद से करो घर पे बैठ के उतने बार करना, खुद से एक एक पॉइंट को समझना, एक एक पॉइंट को मिस मत करना, क्योंकि एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे समझाया गया है। ठीक है, और अगर समझ में ना आए तो कृपया करके या तो कल पूछ लेना या फिर चुपचाप से वीडियो देख लेना, क्योंकि मैंने इससे बहुत धीरे धीरे समझाया और एक एक पॉइंट को समझाया, और वीडियो से आप सब जानते हो आप लोगों के लिए बन रही है, तो कृपया करके पढ़ना। आई होप कि सबको ये वाली क्लास समझ में आई होगी। यहाँ पे एक तरह से आपका टीआईआर खत्म हो गया, यहाँ से आपका टीआईआर खत्म हो गया, इतना ही है काफी टीआईआर के लिए, ज्यादा पढ़ना कोई काम का नहीं है। उसके बाद तो सवाल है, सवाल तो आप जितने लगा लो उतने कम है। सवाल तो आपको मैंने वो दे ही रखा है मॉड्यूल, आप मॉड्यूल लगाते रहो। ठीक है, मॉड्यूल में कमी कमी मत छोड़ो। मॉड्यूल आप, अब मैं बताता हूँ मॉड्यूल आप कहाँ तक लगा सकते हो, एक बार मैं ये बता देता हूँ। मॉड्यूल आप लगा सकते हो, एक बार मुझे देखने दो। क्वेश्चन नंबर एक सेकंड मुझे देखने दो, गलत हो गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 53 तक आप मॉड्यूल सॉल्व करके रखो। ठीक है, कल हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके बाद और क्वेश्चन कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 53 तक आप मॉड्यूल कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं। उससे भी ज्यादा हो जाना चाहिए वैसे तो मेरे ख्याल से। प्रिज्म नहीं है ना आपके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं इतने काफी। आप क्वेश्चन नंबर 53 तक मॉड्यूल को कर सकते हो। आपका ये अपना होमवर्क है, आराम से करते रहो। 25 आप बहुत सारे बच्चे तो कर भी चुके होंगे वैसे इतना। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो आज के लिए इतना, थोड़ी लंबी क्लास हो गई पर आपका टीआईआर खत्म हो गया और काफी अच्छे से खत्म करने की कोशिश की थी मैंने, और हुआ भी होगा। चलिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।